खत्म नहीं होगा, ये नेक्स्ट वीक में भी जाएगा, 4 आवर्स का बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, कैसे है, ये सब समझते फिर किस पे आता है। सी नॉर्मली क्या होता है, जो भी सप्लायर है, जैसे मैं सेलर हूँ, मैं अगर आपको गुड्स बेचता हूँ तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करता हूँ, मैं गवर्नमेंट को पे करता हूँ, ऐसे ही होता है। क्या होता है, जो भी सेलर है वो जीएसटी कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। बट रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि अगर मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ या मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो आप एज ए रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी भरते हो, इसको कहा जाता है रिवर्स चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट में होता है, सर्विसेज में, गुड्स में क्या क्या है ये हम समझते हैं। ये देखो, सी दिस, सबसे पहले आता है ये वाला नोटिफिकेशन, सॉरी, ये देखो जो गुड्स का है उसका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 4। वो आपको नोटिफिकेशन या कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब कवर होगा। और सर्विसेज का है नोटिफिकेशन नंबर 13। 3 सेक्शन हमें ध्यान रखना है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, 9 सब सेक्शन 4 और 9 सब सेक्शन 5, इसी 3 में पूरा का कवर है रिवर्स चार्ज। ओके, तो पहले 9(3) बिगिन करते हैं, उसमें कौन सी आती है। तो पहली सर्विस देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना, एलआईसी एजेंट होते हैं, वो सारे जो भी इंश्योरेंस एजेंट है वो क्या करते हैं, पॉलिसी लेकर आते हैं और कंपनी से उनको कमीशन मिलता है। तो कैसे वर्क करते हैं देखो, ये इंश्योरेंस का आता है, ये देखो ये एलआईसी की एडवर्टाइजमेंट आप सब लोगों ने देखी होगी, एलआईसी एजेंट, राइट। ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसी लेकर आते हैं हमसे सबसे, और कंपनी के लिए पॉलिसी दे देते हैं, इसके लिए कंपनी इनको कमीशन पे करती है, राइट। तो ये देखो कैसे वर्क करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट। ओके, ये एलआईसी एक कंपनी है, एक बजाज होती है, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ये सब है इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आते हैं, ओके, और इसके बदले इनको इंश्योरेंस का कमीशन मिलता है, राइट। तो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, इंश्योरेंस एजेंट। ये लोग पॉलिसी लेकर आए। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, किसके लिए लाए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए लाए। ओके, नेचर ऑफ सर्विस कौन सी प्रोवाइड की है, इंश्योरेंस पॉलिसी। अग्री। अब सुनो, नॉर्मली इंश्योरेंस एजेंट को जीएसटी नंबर लेना चाहिए अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर कमीशन इनकम 20 लाख के ऊपर है, तो उनको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। एम आई राइट और नॉट। हाँ, अगर 20 लाख के बिलो है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, वो बराबर है इंश्योरेंस एजेंट का। लेकिन अब सुनते हैं, ये देखो पॉइंट नंबर 1, इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी लेकर आए एलआईसी के लिए, उनको इंश्योरेंस कमीशन अर्न हुआ। कितना अर्न हुआ, 10 लाख रुपीज का कमीशन अर्न। 10 लाख का कमीशन अर्न हुआ। अब ये क्या है, आपको जीएसटी नंबर कब चाहिए, जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो तो ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। यहाँ तो खाली 10 लाख रुपए, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस एजेंट को जरूरत ही नहीं, क्योंकि 20 लाख से कम, राइट। अब ये इंश्योरेंस एजेंट देखो, ये भी पॉलिसी लेकर आए कंपनी के लिए, ये कितना कमीशन अर्न किया वो देखो, ही हैज अर्न कमीशन ऑफ 18 लाख, राइट। अब इनको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इनका भी टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो ये भाई साहब भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेंगे। तो ऐसे तो लाखों इंश्योरेंस एजेंट होंगे, राइट। कुछ 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 8 लाख कमाते होंगे, अरे ऐसे करोड़ ऑफ इंश्योरेंस एजेंट है, सभी लोग कमीशन, हर दूसरा बंदा इंश्योरेंस एजेंट होता है, बट वो लोग मैक्सिमम कितना कमाते हैं, सब लोग 5 लाख 10 लाख कितना कमाते हैं, 20 लाख उनका कमीशन होता ही नहीं है नॉर्मल। सो मैक्सिमम कमीशन इज बिलो 20 लाख, कुछ 2, 5, 10, 15 कमाते। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, ये लोग जीएसटी नंबर ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं लेंगे, करेक्ट। हेंस ये लोग जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे थे, इंश्योरेंस कमीशन के इनकम पे गवर्नमेंट को जीएसटी मिल ही नहीं। आई रिपीट, इंश्योरेंस कमीशन के इनकम पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जीएसटी का मिल ही नहीं रहा, तो गवर्नमेंट को गुस्सा है। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस एजेंट को बोला कि यार ये तो गलत है, क्रोर्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट है, हाँ लेकिन इंश्योरेंस कंपनी तो 10-15 ही है, आईसीआईसीआई, रिलायंस छोटी सी है, एलआईसी है, बजाज है, रिलायंस, आईसीआईसीआई है, इंश्योरेंस एजेंट क्रोर्स। तो देखो, और सारे इंश्योरेंस एजेंट 20 लाख से कम कमा रहे,
गवर्नमेंट को जीएसटी रेवेन्यू नहीं मिला, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा प्लान बनाया। ये प्लान सुनो क्या किया, व्हाट टू डू, अभी तो कंफ्यूज है बट प्लान देखो क्या किया। ये देखो, अब गवर्नमेंट ने प्लान किया, ये सुनो, इंश्योरेंस एजेंट जो सप्लायर है, तो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी रिसिपिएंट, एंड इंश्योरेंस कंपनी जो भी कमीशन पे कर रही है, एनी कमीशन अमाउंट, चाहे वो 2 लाख हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, 15 लाख हो, 5 करोड़, कोई भी अमाउंट, इन सब पे इंश्योरेंस कंपनी जो रिसिपिएंट है वो जीएसटी भरेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या हो जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी जो भी कमीशन पे करे, 5 रुपए करे कि 5 लाख करे कि 500 करोड़ करे, इंश्योरेंस कंपनी जो भी कमीशन पे करेगी, इन सब पे इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी भरेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये रूल आ गया। ओके, तो पहले क्या हो रहा था, इंश्योरेंस एजेंट जो 20 लाख से कम कमा रहे थे वो लोग जीएसटी भर ही नहीं रहे थे। अब क्या हो गया, कमीशन चाहे 2 रुपए कमाए कि 2 लाख कमाए कि 2 करोड़ कमाए, सब पे इंश्योरेंस कंपनी को ही जीएसटी भरना है, रिवर्स चार्ज। तो अब क्या होगा, जैसे एलआईसी है, ठीक है, सर्विस रिसिपिएंट है, अब ये इंश्योरेंस एजेंट है मिस्टर है, ये पॉलिसी लेकर आए एलआईसी के लिए, इनको कमीशन मिला 3 लाख रुपए। ये देखो, अब नॉर्मली उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो जीएसटी नहीं आना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ रिवर्स चार्ज इस 18 लाख पे कंपनी को कंपलसरी जितना भी कमीशन पे करे, कंपनी को इस पे जीएसटी भरना होगा, रिवर्स चार्ज, ये रूल है। सिमिलरली मिस्टर बी है, ये भी पॉलिसी लेकर आए, कितनी लाए पॉलिसी कंपनी के लिए, ये देखो, ये लोग पॉलिसी लाए एंड ये लोग कमीशन कमाए 60 लाख रुपीस, 60 लाख। अब कमीशन चाहे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 60 लाख हो, कोई भी हो, इस सब पे एलआईसी कंपनी ही जीएसटी भरेगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये देखो भाई, देखो भाई, समझे, तो क्या हो गया, जो ओनर था, बर्डन था सप्लाई छोटे छोटे इंश्योरेंस एजेंट पे था, वो पूरा ओनर्स बर्डन शिफ्ट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी से, ये पूरा बर्डन शिफ्ट हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, तो अब कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपने देखा होगा, वो लोग कभी भी जीएसटी नहीं भरते, क्योंकि वो लोग जो भी कमीशन कमाते हैं इन सब पे इंश्योरेंस कंपनी ही जीएसटी भरता है, वो किसमें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इज इट ओके? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, सॉरी, एलआईसी एजेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी का पहला पॉइंट था। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है एलआईसी एजेंट एंड उसमें, तो प्लीज बताइए। चलो ठीक है, अब उसी पैरेलल लाइन में एक दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। मतलब रिकवरी एजेंट पता है कौन है? ये सब डॉन डॉन गुंडे गुंडे नहीं होते, ऐसी रिकवरी एजेंसी होती है। आपने एक मूवी देखी हो शायद, ईएमआई मूवी किसी ने देखी हो, तो उसमें संजय दत्त वाज अ रिकवरी एजेंट। अगर मूवी नहीं देखी तो उसका पार्ट देख लेना, ही वाज अ रिकवरी एजेंट। मतलब बैंक अगर मुझे लोन देता है, मैं रीपे नहीं कर पाता, तो बैंक नहीं करता रिकवर, वो किसी रिकवरी एजेंसी को हायर करता है और वो रिकवरी एजेंसी मुझसे रिकवर करके बैंक को देती है, इसके लिए बैंक उनको कमीशन पे करती है। तो ये रिकवरी एजेंट है, सप्लायर, एंड रिसिपिएंट कौन है, बैंक्स, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझे? तो ये देखो आप, ये आता है फर्स्ट पॉइंट। सपोज मैंने लोन लिया, ठीक है, लोन किसने ग्रांट किया था, किसी भी बैंक ने मुझे ग्रांट किया। अब बैंक ने, मैं लोन बोरो तो किया बट रीपे नहीं कर पाया, तो बैंक क्या कर, मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन डिफॉल्ट करके। तो बैंक ने क्या किया, बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्होंने क्या किया, किसी फॉर द रिकवरी ऑफ लोन किसी रिकवरी एजेंट को हायर। ठीक है, बैंक नहीं आती, कुछ कुछ बैंक आती है, बट ये नॉर्मली वर्क अलोकेट हो जाता है रिकवरी एजेंसी को। तो बैंक, एनबीएफसी ने रिकवरी एजेंट को हायर कर दिया। अब आता है मेन पॉइंट, अब रिकवरी एजेंट मेरे पास से लोन रिकवर करते हैं,
रिकवरी एजेंट पूरा लोन जो मैंने डिफॉल्ट किया रिकवर करती है, कुछ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है, नेसेसरी कंप्लायंसेस करती है, एंड बाद में जो भी लोन उन्होंने रिकवर किया वो रीपे कर देती है बैंक्स, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ऐसे वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये वर्क हो गया। अब रिकवरी एजेंट थोड़ी फ्री में काम करेगी, इसके लिए रिकवरी एजेंट सर्टेन कमीशन इनकम कमाए फ्रॉम बैंक्स। ये देखो, जो भी लोन रिकवर किया उसका 5% 2% कुछ कमीशन रहेगा। ओके, सो यहाँ पे जो बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनसे लोन, उनके लिए लोन रिकवर किया, इसके लिए उनको कमीशन रिकवरी एजेंट को मिला। अब आता है पॉलिसी। देखो, रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट क्या सर्विस दे रहा है? रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी एजेंट क्या सर्विस दे रहा है? रिकवरी ऑफ लोन। इसके लिए जो रिसिपिएंट है बैंक्स, वो कमीशन इनकम पे करेंगे। ओके, सो रिकवरी एजेंट सप्लायर है, रिसिपिएंट कौन है? बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? लोन रिकवरी सर्विसेज, ठीक है। अब रिकवरी एजेंट को जीएसटी नंबर कब लेना पड़ेगा? सेम, अगर उनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो तो ही जीएसटी नंबर लेना। हाँ, अप टू 20 लाख तो उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है ही, ऑप्शनल। अब रिकवरी एजेंट थोड़ी 20-20 लाख कमाते, कोई भी रिकवरी एजेंट कमाता होगा क्या 20-20 लाख? तो देखो होता था क्या, लैक्स ऑफ रिकवरी एजेंट होते थे। सब लोग कमीशन तो कमाते थे, बट मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख 5 लाख साल का रेवेन्यू, 20 लाख कमीशन वो लोग कमाते ही नहीं। ओके, इतना कुछ 8 लाख 10 लाख 12 लाख कमाने, मींस वो लोग जो भी कमीशन कमा रहे थे उस पे जीएसटी की लायबिलिटी आ ही नहीं रही थी, वो लोग जीएसटी नंबर ही नहीं ले रहे। हेंस ये जो भी कमीशन अर्न हो रहा था रिकवरी एजेंसी वाला, वो पूरा ही जीएसटी एक्ट के बाद, दे आर नॉट चार्जिंग एंड पेइंग जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये क्या हो रहा है, रिकवरी एजेंट लाखों करोड़ है, लेकिन बैंक्स तो कुछ ही बैंक्स है, अभी तो बहुत कम बैंक्स हो गई है, बराबर है ना। तो रिकवरी एजेंट तो बहुत है, बैंक्स तो हार्डली कुछ है, और रिकवरी एजेंट कोई 20-20 लाख नहीं कमा रहा है, तो क्या करना चाहिए? ओके, गवर्नमेंट ने देखा कि रिकवरी एजेंट 20 लाख नहीं कमा रहा, इनफैक्ट जो भी रिकवरी एजेंसी को हो रहा है इनकम, वो जीएसटी से बाहर हो रही है, तो बैंक, गवर्नमेंट ने फिर से वैसा ही प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? ये देखो, से गवर्नमेंट ने रखा कि रिकवरी एजेंट जो भी लोन रिकवरी की सर्विसेज दे रहा है, रिकवरी एजेंट जो भी लोन रिकवरी की सर्विसेज दे रहा है, उस पे जो भी कमीशन इनकम कमा रहा है, कोई भी कमीशन हो, चाहे 2 लाख 5 लाख 15 लाख 50 लाख 5 करोड़, जो भी कमीशन हो, इन सब पे बैंक्स, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जीएसटी पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये जो जीएसटी का बर्डन था वो रिकवरी एजेंसी से हटा के पूरा बैंक्स पे शिफ्ट कर। तो अब बैंक जो भी कमीशन पे करेगी रिकवरी एजेंट को, उस पे बैंक ही जीएसटी भरेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ये होगा तो सेम ही है। सपोज आईसीआईसीआई बैंक, ये मिस्टर ए, इन्होंने लोन रिकवरी की सर्विसेज दी, ये मिस्टर सी, इन्होंने भी लोन रिकवरी की सर्विसेज दी। देखो, ओके, इसके लिए बैंक ने मिस्टर ए को 12 लाख का कमीशन पे किया। अब ये जो भी कमीशन पे करे, इवन दो बिलो 20 लाख है, इस 12 लाख पे आईसीआईसीआई बैंक जीएसटी भरेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये रूल है। सिमिलरली ये लोन रिकवरी की सर्विसेज है, मिस्टर सी ने, इनको कमीशन मिला है कुछ 18 लाख, ये भी बिलो 20 लाख है कि नहीं, लेकिन तो भी जितना भी कमीशन हो, इस सब पे बैंक की जीएसटी भरेगी आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, तो जस्ट कुछ बैंक्स पे ये जीएसटी का बर्डन डाला, तो रिकवरी एजेंट जो भी कमीशन कमा रहे उन सब पे गवर्नमेंट जीएसटी कमाना शुरू कर दी। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी कमाने लगी। समझे? तो इसका पर्पस समझा आपको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है? ये जो बड़े बड़े रिकवरी एजेंट या छोटे छोटे रिकवरी एजेंट होते थे, वो लोग जो भी कमीशन कमाते थे, एलआईसी एजेंट जो भी कमीशन कमाते थे, उस पर जीएसटी नहीं मिलता था। बट अब बिकॉज ऑफ रिवर्स चार्ज, 1 रुपए का भी कमीशन हो, सब पे गवर्नमेंट जीएसटी कमाए। ओके,
तो ये पॉइंट था रिकवरी एजेंट का जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड सर्विसेज पे। ये देखो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्विसेज है। ये सर्विसेज है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ये कौन से सर्विसेज है? स्पॉन्सरशिप सर्विस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका अटेंशन चाहिए होगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड टू अ बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। स्पॉन्सरशिप ये है ना, पैसे देते हैं, आईपीएल स्पॉन्सर होता है, वैसा सब स्पॉन्सरशिप। देखा ना, आप टीवी में भी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, स्पॉन्सर्ड बाय, देखा है ना 100 बार, हम हर रोज देखते हैं। तो ये स्पॉन्सरशिप में भी रिवर्स चार्ज, ये कैसे होता है उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया। ऐसा सच्ची नहीं हुआ था कुछ भी, बट जस्ट एग्जांपल समझने के लिए। से फॉर एग्जांपल पेप्सी, प्लीज ध्यान से सुनना। ये देखो, पेप्सी को क्या करना है? एडवर्टाइजिंग करनी थी, मार्केटिंग करनी थी अपने पेप्सी के प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइज करनी, मार्केटिंग करनी पेप्सी। अब आईपीएल से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है क्या एडवर्टीजमेंट का? नहीं है ना। आईपीएल इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। मेरा तो पेप्सी की ध्यान गई कि यार आईपीएल में तो बहुत क्राउड आता है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं आईपीएल, तो अपन आईपीएल में एडवर्टीजमेंट की कर। सो पेप्सी ने क्या किया? पेप्सी ने आईपीएल को अप्रोच किया कि यार मुझे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज चाहिए तेरे आईपीएल, कैसे करनी है? तो ये देखो, सो आईपीएल अग्रीड कि मैं तुझे एडवर्टाइजिंग सर्विस देता हूँ पेप्सी, यू डोंट वरी। आईपीएल सप्लाइड द एडवर्टाइजिंग सर्विस टू पेप्सी। ये देखो, अब आईपीएल में जहां भी प्लेयर्स बैठते हैं ना, डग आउट है जो भी आप लोग बोलो, वहां देखो पेप्सी के लोगो है। ये क्या है? एडवर्टीजमेंट ही हुई ना, बराबर है। ये देखो पेप्सी के लोगो दिख रहे हैं, पेप्सी इंडियन प्रीमियर लीग एंड वो। फिर जो कप है, कप, वो कप पे भी जो मेन आईपीएल का, उस पे भी पेप्सी के होर्डिंग्स और लोगो लगा दी। तो ये सब क्या हो रहा है? लोगों की आंख पड़ रही है यार पेप्सी पेप्सी, उनको लगता है क्रिकेटर्स पी रहे तो हम भी पिएंगे, वैसा होता है ना। सो ये सब एडवर्टीजमेंट हुई, आईपीएल ने सारी एडवर्टीजमेंट करके दी। सो आईपीएल सप्लायर, पेप्सी रिसीपिएंट, अब फ्री थोड़ी है। ये एडवर्टीजमेंट के लिए आईपीएल हैज रिकवर्ड कंसीडरेशन ऑफ ₹5 करोड़। आईपीएल ने 5 करोड़ रुपए का कंसीडरेशन रिकवर किया, एंड ऑब्वियसली 5 करोड़ पे आईपीएल ने 90 लाख का जीएसटी कलेक्ट किया एंड गवर्नमेंट को पे 90 लाख रुपए। ठीक है, सो ये तो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज हुआ। सो आईपीएल कलेक्टेड जीएसटी फ्रॉम पेप्सी, बराबर है, अंडर फॉरवर्ड चार्ज, एंड बाद में पेड इट टू द गवर्नमेंट। ये तो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज का हुआ। और पेप्सी को ये 90 लाख भारी पड़े। पेप्सी बोल रहा है यार ये तो अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है। पेप्सी बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, शॉर्टेज ऑफ मनी। अब देखो उसने क्या किया, यही ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से घुमाया पेप्सी ने, अलग तरीके से। आईपीएल के पास से मनी शॉर्टेज था, ध्यान से सुनो, इसी ट्रांजैक्शन को वापस सुनो, कैसे कर, क्या चीटिंग कर रहा हूं मैं, कैसे गवर्नमेंट पकड़ेगा वो, प्लीज। ओके, सो आईपीएल को शॉर्टेज ऑफ मनी हो गया। अब आईपीएल ने इस बार अप्रोच किया ये सब, वीवो, लक्ष्मी सीमेंट एक्सेट्रा। वापस बोल रहा हूँ, आईपीएल के पास शॉर्टेज है। वीवो और जेके लक्ष्मी को एडवर्टीजमेंट नहीं करा, आईपीएल ने मांगा कि यार मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। ओके, सो आईपीएल हैज फेसिंग शॉर्टेज, दैट्स व्हाई आईपीएल अप्रोच फॉर स्पॉन्सरशिप मनी। तो इस स्पॉन्सरशिप के लिए 10 करोड़ रुपए दे दिए जेके लक्ष्मी एंड वीवो ने। ओके, अब देखो पेप्सी के बदले होर्डिंग किसका आ गया? वीवो का आ गया। डग आउट में जेके लक्ष्मी सीमेंट की एडवर्टीजमेंट दिख रही है आपको? दिख रही है? हाँ, तो अब ये दोनों क्या बोल रहे हैं वो सुनो। ये लोग गवर्नमेंट को बोले कि हमने थोड़ी एडवर्टाइजिंग के लिए अप्रोच किया आईपीएल को, हम एडवर्टाइजिंग सर्विस दे ही नहीं रहे, हमने तो पैसे दिए, पैसे, मनी मनी मनी, वी हैव जस्ट स्पॉन्सर्ड द इवेंट
Hence GST इस 10 करोड़ पे नहीं आएगा। देखो कैसे घुमा दिया शानदार। वीवो एंड जेके लक्ष्मी क्या बोल रहा है, दोनों को एक्चुअली तो आईपीएल ने एडवर्टाइजमेंट ही दी है ना, पीछे होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट ही तो हुई है। बट जेके लक्ष्मी एंड वीवो क्या बोल रहे हैं कि हमने तो मांगी नहीं थी एडवर्टाइज, ये तो हमने स्पॉन्सर किया इवेंट, इसीलिए उसने हमारे फोटो लगा दिए, बाकी तो कुछ था ही नहीं। बराबर है। तो वो लोग बोल रहे कि हमने तो एडवर्टाइजिंग मांगी ही नहीं, हमने तो पैसे दिए इसलिए ऐसा हुआ। तो गवर्नमेंट बोल रहे बॉस बहुत स्मार्ट मत बन। वीवो जेके आईपीएल ने इनडायरेक्टली आपको एडवर्टाइजिंग या मार्केट, डायरेक्टली नहीं है मानता हूं, लेकिन इनडायरेक्टली आपके फोटो लगा दिए हैं, कब पे आपके होर्डिंग है, तो ये इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग सर्विस ही तो हुई है। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि सुनो, आईपीएल विल बी डीम्ड एज सप्लायर ऑफ सर्विस। आप लोगों को जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है वो डीम्ड टू बी द रिसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस। आपने जो भी 10 करोड़ रुपए दिए, इस 10 करोड़ पे आप जीएसटी भरोगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जो भी स्पॉन्सर करता है, इवेंट स्पॉन्सर करते हैं, टूर स्पॉन्सर करते हैं, जो भी स्पॉन्सरशिप मतलब क्या, एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग हुई। तो जो भी स्पॉन्सरशिप पैसा देता है, वो जीएसटी भरेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो वीवो एंड जेके जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जिन्होंने पैसे दिए हैं स्पॉन्सरशिप की, जिनको एडवर्टाइजिंग सर्विस रिसीव हुई है, वो लोग जीएसटी भरेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या ये समझा है कि बाउंसर क्या है? तो सोते मत रहो प्लीज सुबह सुबह, आंसर दो मुझे। नहीं सर, सो नहीं रहे। तो प्लीज गिव आंसर, समझा कि नहीं? हाँ, ये अभी इसमें कैसे मालूम पड़ेगा मतलब स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट के बीच में डिफरेंस कैसा है? नहीं डिफरेंस जैसे अगर कोई अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं सामने से, सपोज पेप्सी ने एडवर्टाइजमेंट में दिया, तो पेप्सी विल चार्ज जीएसटी, और क्या ये ओनली इन द केस ऑफ इवेंट ही होता है? नॉर्मली ये सर इवेंट्स में ही होता है, जैसे कुछ फेस्टिवल होते हैं, उमंग फेस्टिवल होते हैं, या फिर कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, तो वहां पे होर्डिंग्स लग जाए, तो वो लोग एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहे होते हैं पेप्सी को, कोको कोला को, किसी को भी। जैसे आप कोई भी देखते हो आईपीएल या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है सर, तो वहां पे कप्स रहते हैं, कोको कोला की बॉटल्स रहती है, पीछे भी होर्डिंग्स लगे रहते हैं, तो ये लोग सब एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहे हो। तो ये रिसिपेंट जिनको एडवर्टाइजिंग सर्विस मिली है सर, वो लोग जीएसटी भरेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नहीं, ये डिसाइड कैसे होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट हुआ है या स्पॉन्सरशिप हुआ है? अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट देखनी पड़ेगी। जैसे पेप्सी अपने बुक्स में लिखता है टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया होगा तो लिखा होगा सर टू स्पॉन्सरशिप एक्सपेंसेस पीएनएल, तो अकॉर्डिंगली आपको उस पर रिवर्स चार्ज पे करके करवाना। तो इन केस में मतलब दोनों के बुक्स चेक हो गए, क्योंकि समझो इसने स्पॉन्सर भी दिखाया और सामने वाले ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये एडवर्टाइजमेंट इनकम करके दिखाया, तो भी प्रॉब्लम है ना? तो फिर दोनों में नहीं आएगा। सामने वाला अगर एडवर्टाइजिंग इनकम दिखा देगा, जैसे आईपीएल ने एडवर्टाइजिंग इनकम दिखाई, तो उसको जीएसटी चार्ज करना होगा, कलेक्ट करना होगा, पे भी करना होगा, तो रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो वो तो हाँ, अच्छा। तो वो फंस जाएगा। हाँ। और स्पॉन्सरशिप में दोनों में रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज ही पे करता है ना? नहीं, जैसे अगर एडवर्टाइजिंग है तो सर आईपीएल जीएसटी चार्ज कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है पेप्सी से, गवर्नमेंट को पे कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर स्पॉन्सरशिप है तो पेप्सी जीएसटी भर रहा है सर रिवर्स चार्ज। पैसा भी पेप्सी दे रहा है, जीएसटी भी पेप्सी भर रहा है। हाँ बराबर। इसका एक दो केस स्टडी मैं बताता हूँ ताकि आपको समझे इससे और। ओके, ये देखो थोड़ा थोड़ा चलो समझा है, गुड, नो प्रॉब्लम। ये केस स्टडी मैं बताता हूँ, ये देखो। अब सचिन के बाद पहले एमआरएफ कार टायर्स की बात करते हैं। ये तो पता होगा एमआरएफ टायर्स। अब ये लोग को अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने, तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट महंगी पड़ती है यार, तो ये इन्होंने सचिन तेंदुलकर को अप्रोच किया। ओके, अब एमआरएफ टायर ने सचिन को 50 लाख रुपीस दिए, किसके लिए? कि सचिन को अपने बैग पे, एम किट पे एमआरएफ का फोटो लगाना।
आप देखो सचिन कभी भी पहले बैटिंग करते थे तो एमआरएफ का लोगो रहता है, देखा? तो ये क्या है एमआरएफ? ये एमआरएफ का लोगो मतलब क्या है? ये सिर्फ एडवर्टाइज कर रहा है सचिन एमआरएफ। सिंस सचिन इज यूजिंग एमआरएफ, लाखों लोग एमआरएफ का बैट यूज करेंगे, एमआरएफ के प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो दिस इज व्हाट एन एडवर्टाइजिंग सर्विस। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि एमआरएफ एमआरएफ अब देखो सचिन ने इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, सचिन ने एमआरएफ को इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दी। सचिन ने इनडायरेक्टली एमआरएफ को एडवर्टाइजिंग सर्विस दी। सो सचिन इज अ सप्लायर ऑफ सर्विस, एमआरएफ कार्टर इज अ रिसिपिएंट। एमआरएफ जिसने 50 लाख स्पॉन्सर किए, इस 50 लाख रुपीस पे एमआरएफ को ही जीएसटी भरना होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझे? तो जिसको एडवर्टाइजिंग सर्विस मिल रही है, जिसको स्पॉन्सरशिप सर्विस मिल रही है, वो जीएसटी भरेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ऐसा रूल आ चुका है अगर स्पॉन्सरशिप में क्लासिफाई हुआ है तो। ठीक है, एक और केस स्टडी लेता हूँ, ब्रिटानिया। अब इनको भी एडवर्टाइज करने थे अपने इतने से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, तो इन्होंने अप्रोच किया फिल्म फेयर अवार्ड्स, है ना, अवार्ड्स मूवीज में आप देखते हो अवार्ड्स और वो सारे। तो ब्रिटानिया बोल रहे मैंने तो स्पॉन्सर किए, मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए, मैंने 50 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप पैसा दिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में। ये देखो, ठीक है, 50 लाख रुपए तो ये जो होता है ये स्पॉन्सरशिप। गवर्नमेंट ब्रिटानिया से यही कह रहा है कि फिल्म फेयर हैव इनडायरेक्टली प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग सर्विस। पीछे होर्डिंग देख के आपको क्या ब्रिटानिया की आंख में लगता है, मतलब आपको पता चला कि ब्रिटानिया जैसे भी प्रोडक्ट्स, सो फिल्म फेयर इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग सर्विस ही देगा। सो यहाँ पे फिल्म फेयर सप्लायर हो जाएगा, ब्रिटानिया को इनडायरेक्टली इज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ब्रिटानिया ने जो भी 50 लाख दिए, इस 50 लाख पे ब्रिटानिया जीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो जो भी स्पॉन्सरशिप का पैसा देता है, जिसको स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव हुई है, वो जीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्सरशिप मनी पेड 5 लाख रुपीस, तो आपको ही जीएसटी भर, जो पैसा देता है स्पॉन्सरशिप का, जो भी पैसा देता है स्पॉन्सरशिप का, वो ही जीएसटी भरता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर अभी आपको क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है सर? नहीं, ये तो क्लियर है। इसमें कुछ लिमिट है क्या, मतलब नहीं, 1 रुपए भी दिए सर आ जाएगा, एनी अमाउंट, कोई स्पेसिफाई लिमिट नहीं दी है सर। ओके, ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड पॉइंट स्पॉन्सरशिप का, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ओके, अब स्पॉन्सरशिप में ये चीज ध्यान रखो, स्पॉन्सरशिप मनी अगर बॉडी कॉर्पोरेट देता है सर, तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। अगर मैं और आप स्पॉन्सर करते हैं, जैसे किसी बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सर कर दिया, किसी के खाने पीने का स्पॉन्सर कर दिया, तो ये कोई बिजनेस के लिए नहीं, तो इसमें कोई रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन नहीं आता। खाली बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी अगर स्पॉन्सरशिप पैसा देता है तो ही रिवर्स चार्ज आता है, वरना नहीं आता है। रिपीट, ओके, सो ये था हमारा स्पॉन्सरशिप। अब हम आते हैं एक अच्छे प्रोविजन पे, ये तो बहुत ही बढ़िया बनाया, देखो, लीगल सर्विस, एडवोकेट सर्विस। ये एडवोकेट ने आपने देखते होंगे, ये लोग क्या लीगल सर्विसेज, एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें भी रिवर्स चार्ज। ये देखो एडवोकेट्स, ये तो आप सबको पता है, इन्होंने ही जीएसटी लॉ ड्राफ्ट किया, हम लोग सिर्फ सपोर्टिंग होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंट। जो लैंग्वेजेस होती है वो ये सब एडवोकेट्स बनाते। हेंस ईदर सर्विस, हेंस क्या लिखा हुआ है, आइदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट आर एग्जाम्प्ट। अब मैं कोई लॉ बनाऊं तो मैं खुद को तो सेफगार्ड करूंगा ना, तो एडवोकेट ने ऐसा लॉ बनाया, देखो ध्यान, एडवोकेट जो सर्विस देता है मोस्ट ऑफ देम आर एग्जाम्प्ट, या फिर मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड अंडर रिवर्स। मतलब एडवोकेट जीएसटी भरते ही, एडवोकेट जीएसटी भरते ही, ऐसा लो। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे वो, ध्यान से सुनना सब लोग। केस स्टडी वन, इसको पता है अक्षय कुमार एडवोकेट थे, और अक्षय कुमार इज सप्लाइंग एडवोकेट सर्विस टू दिस लेडी।
ओके, ये लेडी को एडवोकेट सर्विसेज दी, इसके लिए 2 लाख रुपए का कंसिडरेशन मिला, 2 लाख रुपए। क्वेश्चन आता है हु शैल पे जीएसटी ऑन टू, कौन जीएसटी भरेगा 2 लाख पे। तो देखो सॉल्यूशन क्या है। अब ये मैडम ने एडवोकेट सर्विसेज ली है फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब ये थोड़ी कोई बिजनेस एंटिटी है। ये तो मूवी आपने अगर देखी हो तो इसने पर्सनल पर्पस के लिए, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए 2 लाख रुपए दिए फॉर एडवोकेट। अब क्या लिखा है, अगर एडवोकेट सर्विसेज देता है फॉर पर्सनल पर्पस, नॉन यानी घर के झगड़े हुए, प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, बस दो में प्रॉब्लम है, सो पर्सनल पर्पस के लिए, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर एडवोकेट सर्विस देता है तो इट इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। ये रूल, तो एडवोकेट जो भी कमाएगा और फाइटिंग पर्सनल और नॉन बिजनेस केसेस, तो जो भी एडवोकेट फीस होगी उसको जीएसटी में एग्जम्प्ट किया। ये सीए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए नहीं, हमें भरना पड़ता है, सिर्फ एडवोकेट्स के लिए ये, सिर्फ एडवोकेट्स। ओके, तो अगर एडवोकेट कोई केस फाइट कर रहा है, किसी मेरे लिए से फाइट कर रहा है घर के पर्सनल पर्पस के लिए, तो मैं जो भी एडवोकेट को फीस दूंगा वो एग्जम्प्ट हो जाती है जीएसटी, एग्जम्प्ट। पर केस स्टडी देखो, ये भी एक एडवोकेट है मिस्टर परेश रावल। सुनो, ये एक एयरवॉइस वायरलेस कंपनी के लिए फाइट कर रहे हैं which is unregistered in GST. Turnover is below the threshold limit. Okay, turnover threshold limit से below है, मतलब एयरवॉइस कंपनी 20 लाख से कम कमा रही और अनरजिस्टर्ड है। अब ये एडवोकेट, इनको एडवोकेट सर्विस सप्लाई की, लीगल सर्विस, कितना पैसा कमाए, 5 लाख रुपए कमाए। ओके, अब एडवोकेट सर्विस आर सप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ये कोई पर्सनल पर्पस नहीं है, ये तो एयरवॉइस कंपनी को दी है, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। इस पे जीएसटी कौन भरेगा, ये क्वेश्चन आता है, कौन भरेगा। तो ये सुनो क्या लिखा है, एयरवॉइस कंपनी अनरजिस्टर्ड है, टर्नओवर 20 लाख से कम है, सो एडवोकेट सर्विस अवेल्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी, जो अनरजिस्टर्ड है एंड जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, वो भी एडवोकेट सर्विस एग्जम्प्ट है, वो भी एग्जम्प्ट। मतलब वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर एडवोकेट किसी को सर्विस दे रहे हैं, किसी भी बिजनेस एंटिटी जो अनरजिस्टर्ड है एंड जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो सच एडवोकेट फीस आर आल्सो एग्जम्प्ट, यानी इस पे ना ही एडवोकेट जीएसटी भरेगा, ना ही वो रिसिपिएंट जीएसटी भरेगा, कोई भी जीएसटी इस पे भरने वाला नहीं। ठीक है, ये हमारा केस स्टडी 2। अब केस स्टडी 3 पे आता है। अब ये भी एडवोकेट है और ये भी एडवोकेट है, दोनों ही एडवोकेट है। एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को कंसल्टेंसी या लीगल सर्विस नहीं दे सकता, दे सकता है ना। सो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दे एंड उसके लिए द सेकंड एडवोकेट मिस्टर अनिल कपूर 10 लाख रुपए दे। सो एडवोकेट सर्विस आज सप्लाइड ऑब्वियसली बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, इस पे जीएसटी कौन भरेगा, ये भी क्वेश्चन है। Who shall pay GST at the rate of 18% on 10 years? तो देखो एक्ट में क्या लिखा, एडवोकेट सर्विस provided by an advocate or a firm of advocate to another advocate or firm of advocate. एक एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट है जीएसटी। अगर मैं एडवोकेट हूं, अगर मैं एडवोकेट हूं एंड मैं दूसरे एडवोकेट को लीगल सर्विस दे रहा हूं तो वो भी एग्जम्प्ट हो गया जीएसटी। ये जीएसटी भरेगा कब एडवोकेट, ये तो भर ही नहीं रहा है। सुनो केस स्टडी 4 में समझे, ये भी एक एडवोकेट है, अब ये भी लीगल सर्विस दे रहे से टाटा बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, टर्नओवर 20 लाख के ऊपर, ये भी एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है। अब सुनो, टाटा इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, टाटा का टर्नओवर 20 लाख के अबाव, ये 50 लाख रुपए लीगल फीस दे रहा है। तो एडवोकेट सर्विस आर सप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इस पे जीएसटी कौन भरेगा, 50 लाख, 5 लाख के 50 लाख जो भी हो। ओके, तो देखो एक्ट में क्या लिखा, टाटा पहली बात जीएसटी में रजिस्टर है, दूसरी बात उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। तो एडवोकेट सर्विस अवेल्ड और रिसीव्ड बाय सच बिजनेस एंटिटी
जिसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो, उस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी भरना है रिवर्स चार्ज में। मतलब एडवोकेट कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, कलेक्ट नहीं करेगा, पे नहीं करेगा। सॉरी, टाटा रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, ये एडवोकेट है। टाटा ने जो भी 50 लाख का कंसिडरेशन पे किया, इस पे टाटा ही जीएसटी भरेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ये लॉ कह रहा है, ये लॉ कह रहा है। तो एडवोकेट को तो मजे है, उन्होंने लॉ ही ऐसा बना कि खुद को सेफ गार्ड कर। इसका समरी सुनते हैं, ये देखो समरी ध्यान से। समरी क्या कहते हैं? अगर एडवोकेट सर्विस प्रोवाइडर है, एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, अगर ये लोग सर्विस दे रहे एंड रिसिपिएंट कोई नॉन बिजनेस एंटिटी, जैसे आपको दे रहे, मुझे दे रहे, फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस, तो जो भी फीस हम एडवोकेट को देंगे, क्या हो जाएगा? वो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी जीएसटी। ठीक है। सेकेंड, अगर एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं विच इज अनरजिस्टर्ड, देखो बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस के, लेकिन बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख से कम है, अनरजिस्टर्ड, ठीक है, तो भी जो भी बिजनेस एंटिटी फीस देगी, इस फीस पे जीएसटी अगेन एग्जम्प्ट, इस पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट। ठीक है। थर्ड, एक एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, जो भी फीस एक्सचेंज होगी वो भी एग्जम्प्ट है जीएसटी। मजे हो गए। लेकिन फोर्थ पॉइंट, अगर मैं एडवोकेट, मैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा हूं, उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, उसके पास जीएसटी नंबर है, तो मैं जो भी सर्विस दूंगा, वो रिसिपिएंट, वो बिजनेस एंटिटी जो भी फीस देगी, उस फीस पे बिजनेस एंटिटी ही जीएसटी भरेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो एडवोकेट जो भी लीगल सर्विसेज देगा, उस पे जीएसटी माफ है सर, माफ। इज इट ओके एवरीवन? तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था? सॉरी, एडवोकेट सर्विसेज का पॉइंट आया। ठीक है, ये हमारा एडवोकेट सर्विसेज का यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल। ये भी पैरेलल लाइन पे ही कौन सा पॉइंट आ रहा है? आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल। ये एक एडवोकेट जैसा ही डिट्टो बनाया है, इसके बारे में सुन लेते हैं। ये देखो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल, ये क्या होता है? आप लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो ना, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो काफी बार लोग आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल में ही सेटल कर देते हैं। आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल मतलब क्या? आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कहा जाता है। ये लोग रिटायर्ड जज होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग ही होते हैं, बट आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कहा जाता है एंड इस पे वर्डिक्ट तुरंत आ जाता है, तुरंत आ जाता है। सो कुछ बिजनेस एंटिटी आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल से भी सर्विसेज लेते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग कुछ समझते हैं यहाँ पे। व्हाट इज आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल? सबसे पहले आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल मतलब क्या? पैनल ऑफ वन और मोर एडजुडिकेटर, मतलब जो रिटायर्ड जज होते हैं वो लोग, ये लोग बैठ के रिजॉल्व करते हैं कोई भी डिस्प्यूट बाय वे ऑफ आर्बिट्रेशन, दैट इज आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कहा जाता है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व, जैसे हम दोनों का कोई अग्रीमेंट है, मैंने आपको भाड़े पे घर दिया है, हम लोग अग्रीमेंट में लिखते हैं कि झगड़ा हुआ तो कोर्ट में नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करेंगे, वो लोग सेटल करेंगे ताकि जल्दी वर्डिक्ट आए। कोर्ट में जाए में तो 2-3 साल लगते हैं। फिर फर्स्ट पार्टी होती है, जैसे मैं फर्स्ट पार्टी, मैंने आपको जगह दी भाड़े, आप सेकंड पार्टी हो, आप जगह रिसीव कर रहे हो भाड़े पे। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में ही लिखा है कि फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इनकी अप्रोच किया जाए, इनको आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को। ये लोग इकोनॉमिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और ये लोग ही वर्डिक्ट देते। ओके, और अग्रीमेंट में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, कैसे उनको अपॉइंट करेंगे, सब कुछ अग्रीमेंट में लिखा है। ये डेली नहीं मालूम पड़ता और ये इतना फेमस भी नहीं। ओके, तो ये एक चीज है आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल। ये आपको पता चल गया क्या होता है? आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट होता है, रिटायर्ड जज होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, आप उनको अपॉइंट करके फाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही है जो एडवोकेट का था ना, डिट्टो वही है। प्लीज सुनिए, ये देखो, जैसे मैं और आप पार्टी है, हम दोनों पार्टी, हम दोनों का रेंटल अग्रीमेंट है, घर दे रहा हूँ भाड़े पे पर्सनल पर्पस, ठीक है, हम दोनों में झगड़ा हो गया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल हमें लीगल सर्विस दे रहा है,
ठीक है, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल हम दोनों को लीगल सर्विस दे रहा है, एंड रिसिपिएंट हम दोनों कौन है, नॉन बिजनेस एंटिटी, घर का है ना, पर्सनल पर्पस है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हमने अप्रोच किया। अब हमें इसके लिए आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को फीस देनी है, से हमने 5,000 रुपए। अब आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल जो भी सर्विस देता है टू नॉन बिजनेस एंटिटी पर्सनल पर्पस, इस पे जो भी फीस कमाए वो एग्जम्प्ट होती है जीएसटी। ना ही ट्रिब्यूनल इस पे जीएसटी कलेक्ट करेगा, ना ही हमें रिवर्स चार्ज में पे करने की जरूरत। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉन बिजनेस एंटिटी, पर्सनल पर्पस की। तो डिट्टो वही पॉइंट है, डिट्टो वही पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट है, सपोज आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूँ, आप एक प्राइवेट लिमिटेड हो, करेक्ट, मैंने आपको रेंट जगह पे दिए फॉर रनिंग एन ऑफिस, हम दोनों में झगड़ा हो, हम दोनों बिजनेस एंटिटी, बट हम दोनों का टर्नओवर 20 लाख से कम और हम दोनों ही अनरजिस्टर्ड। अब आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल के पास गए, हमने आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को 15,000 की फीस, अब ये जो भी फीस दी वो भी एग्जम्प्ट होती है जीएसटी। ना ही ट्रिब्यूनल जीएसटी भरेगा, ना ही हमें भरने की जरूरत है, एग्जम्प्ट होती है जीएसटी। समझ गए? लेकिन थर्ड, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, आप कंपनी, और हम दोनों का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर, ओके, हम दोनों के पास जीएसटी नंबर है, तो हम जो भी फीस देंगे इस पे हम ही जीएसटी भरेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस पे हमें जीएसटी भरना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे एडवोकेट का पॉइंट था ना, डिट्टो वही पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं था इसमें। ओके, सो ये इस तरीके से आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल आप लोग वर्क कर सकते। किसी को क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, एक ही सर हमें पूछते, बाकी कोई नहीं पूछता कभी भी। किसी को भी क्वेरी है प्लीज पूछ लीजिए। नहीं नहीं है ठीक है, चलो। सर, इसमें वो पॉइंट नहीं है, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दूसरे नॉर्मली आर्बिट्रल एक आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल दूसरे आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को अपॉइंट नहीं कर सकता, इसलिए वो पॉइंट नहीं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये पॉइंट एक्चुअली इजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ओके, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये देखो, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये 1 जनवरी 19 से है, पहले नहीं था। ओके, ये सब नोटिफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज ओके। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, पहली बात होता क्या है वो समझ। With effect from 1st Jan 19, रिवर्स चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ है सिक्योरिटी सर्विस पे। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो तो, पहली कंडीशन, सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस, जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई भी चलेगा। हाँ, कंपनी एलएलपी नहीं होनी चाहिए वैसा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। जो सर्विस दे रहा है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी चलेगा बट कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी। ठीक है, कंपनी नॉट अलाउड, बाकी ये सब चलेगा। सेकंड कंडीशन, रिसिपिएंट, जिसको मैं सिक्योरिटी सर्विस दे रहा हूं उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। वापस बोलता हूं, जिसको मैं सिक्योरिटी सर्विस दे रहा हूं उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। एंड तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, सर्विस सप्लाई, जो सिक्योरिटी वर्ड बोल रहे हैं मतलब ये वाली सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड्स जो सप्लाई करते हैं ना, वो वॉचमैन नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स, हाँ ये वाली सप्लाई होती है। समझे आप लोग? तो ये 3 चीजें ध्यान रखना। पहली कंडीशन क्या है, जो सर्विस दे रहा है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, जिसको सर्विस दे रहा हूं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन, सिक्योरिटी सर्विस मतलब कौन सी, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी का। अगर मैं कैमरा लगा के जाता हूँ सिक्योरिटी का, या फिर कोई सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करता हूँ, तो वो सब यहाँ पे नहीं है, खाली सिक्योरिटी गार्ड्स, बस यही। कोई रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट है एल्स नहीं। सो फॉर सिक्योरिटी सर्विस जीएसटी कब भरना है रिवर्स चार्ज में,
पहला, अगर सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर हो कि ना हो। दूसरा, रिसिपेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड तीसरा, सिक्योरिटी पर्सनल मतलब सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करने चाहिए। ठीक है, अब सुनो। सप्लायर सप्लाई सर्विस इन रिलेशन टू अ रिसिपेंट हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। ओके, ये देखो, ये सप्लायर ये रिसिपेंट को सर्विस दे रहा है, वो इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। कौन सी सर्विस दे रहा है? सिक्योरिटी कैमरा लगा दिए, सिक्योरिटी डिजाइन कर दी घर के लिए, या होते हैं ना आपके डोर बेलर सब पे कैमरा लगा दिए, वैसा डिजाइनिंग इंप्लीमेंट कर दी सिक्योरिटी सिस्टम। तो इस पे रिवर्स चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि खाली सिक्योरिटी गार्ड्स पे ही रखा। ये अगर सर्विस दे रहा है कोई, तो वो सप्लायर ही जीएसटी चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा एंड पे करेगा। इस सब पे रिवर्स चार्ज नहीं है। खाली सिक्योरिटी गार्ड्स वाली सर्विस है तो ही रिवर्स चार्ज आएगा, वरना नहीं। तो इस पे सप्लायर ही जीएसटी चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा एंड पे करेगा। ओके, ठीक है, सॉरी। अब आती है केस स्टडी। अब केस स्टडी वाइज समझते हैं। मैं सप्लायर हूँ, मैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, बराबर। कंडीशन 1 बराबर है, आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी। मैं किसी शॉपिंग मॉल को सर्विस दे रहा हूँ। ये शॉपिंग मॉल ऑब्वियसली जीएसटी नंबर है उसके पास। मैंने उनको सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई किए हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई किए हैं, उसके लिए मुझे हर मंथ 1 लाख रुपए मिलते हैं, करेक्ट है। अब इस 1 लाख पे कौन जीएसटी भरेगा? ये क्वेरी है, कौन जीएसटी भरेगा इस 1 लाख पे? तो देखते हैं, कंडीशन देखते। पहली बात, सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड। चलो देखो, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कंडीशन 1 सैटिस्फाइड। दूसरा, मैं कौन सी सर्विस दे रहा हूँ? सिक्योरिटी गार्ड्स की, कंडीशन 2 आल्सो सैटिस्फाइड। तीसरा, रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, कंडीशन 3 आल्सो सैटिस्फाइड। सो तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। दैट मींस रिसिपिएंट जो कंसीडरेशन पे कर रहा है वो ही जीएसटी भरेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझे? तो वो ही जीएसटी भरेगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये बर्डन जो सप्लायर पे था वो हटा के रिसिपिएंट पे डाल। ठीक है, केस स्टडी 2 पे आते हैं हम लोग। ये देखो, अगेन मैं सप्लायर हूँ अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मैं किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहां आप रहते हो उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को सर्विस दे रहा हूँ। वो सोसाइटी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो सोसाइटी के बिजनेस थोड़ी कर रही है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं। मैंने उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई किए, उसके लिए 1 लाख का कंसिडरेशन रिसीव किया। अब इस 1 लाख पे कौन जीएसटी भरेगा? इस 1 लाख पे कौन जीएसटी भरेगा? क्या मैं भरूंगा या ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भरेगी? तो देखते हैं। पहली बात, सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो कंडीशन 1 सैटिस्फाइड। कौन सी सर्विस दी है मैंने? सिक्योरिटी गार्ड्स की दी है, सो कंडीशन 2 आल्सो सैटिस्फाइड। लेकिन रिसिपिएंट क्या रजिस्टर है? नहीं, वो अनरजिस्टर्ड है, सो कंडीशन 3 इज नॉट सैटिस्फाइड। तीन में से एक कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं हुई है। आप समझ रहे हो? Since the third condition is not satisfied, यहाँ पे रिसिपिएंट जो भी पे कर रहा है उस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। इस पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जीएसटी नहीं भरेगी। इनफैक्ट सप्लायर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये सप्लायर इस 1 लाख पे जीएसटी चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा फॉरवर्ड चार्ज में एंड गवर्नमेंट को पे करेगा। रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। ऐसे होता है, ऐसे होता है ये ट्रांजैक्शन। तो आप ध्यान दीजिए किस तरह एक मिस्टेक हो सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हो या एज ए कंसल्टेंट भी प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे फैक्टर्स बहुत आएंगे, सिली मिस्टेक हो जाती है। एग्जाम में भी सिली मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से पढ़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो तो ही आरसीएम आता है, वरना नहीं आता है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सारे फैक्टर्स बन सके ना, कि मैं बाद में करवाता हूँ एफएसआई वाला।
थोड़ा बड़ा पॉइंट है, मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ फिलहाल। चलो 1 ये पॉइंट ले लेते हैं। ये देखो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सप्लाई ऑफ कॉपीराइट सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट टू म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, इसके बारे में सुनते हैं हम लोग। प्लीज सुनिए। ये देखो, सप्लाई ऑफ कॉपीराइट सर्विस बाय अ म्यूजिक कंपनी, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, इसके बारे में पढ़ो। ये देखो, आनंद बख्शी कोई पता है आपको? लिरिसिस्ट है, म्यूजिक कंपोजर है, कोई पता है किसी को? बहुत पुराने हैं, आनंद बख्शी जी। इन्होंने गाना लिखा था, ये जवानी है दीवानी। एक गाना उन्होंने ओरिजिनली कंपोज किया था कुछ साल पहले, बहुत फेमस हुआ, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। तो ये भाई साहब हमारे करण जौहर, इनको बहुत अच्छा लग गया गाना, तो उन्होंने उसका रिमिक्स बनाया और अपने मूवी में ले लिया। ठीक है, उन्होंने मूवी में ले लिया। अब आनंद बख्शी जी, इन्होंने कब ले सकते हैं मूवी? आप मूवी कब, गाना कब ले सकते हो, कॉपीराइट कब खरीद सकते हो? अगर वो हाँ बोले तो। ऐसे ही डायरेक्ट करोगे तो करण जौहर जेल में जाएगा। तो आनंद बख्शी जी जिन्होंने ओरिजिनल गाना लिखा था, इन्होंने सर्विस सप्लाई की है। करण जौहर सर्विस रिसिपिएंट है। ठीक है, एंड कौन सी सर्विस दी है? कॉपीराइट दी है, ओरिजिनल गाने की है। आनंद बख्शी जी ने ओरिजिनल गाने के कॉपीराइट दिए कि आप मेरा गाना यूज करके उसका रिमिक्स कर सकते हो। आनंद बख्शी जी ने कॉपीराइट दिए हुए हैं कि आप ओरिजिनल गाना यूज करके बना सकते हो, अलाउ यूज और एंजॉय, इसलिए ये गाना बना। अब ये फ्री थोड़ी है, इसके लिए करण जौहर को पैसे देने पड़ते हैं, रॉयल्टी देनी पड़ती है, कंसिडरेशन देना पड़ता है। ठीक है, अब सुनो, आनंद बख्शी जी सप्लायर, करण जौहर रिसिपिएंट है। करण जौहर ने जो भी रॉयल्टी दी, इस पे करण जौहर ही जीएसटी भरेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। कैसे हो? इस पे करण जौहर ही जीएसटी भरेंगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इज इट ओके? तो प्लीज ध्यान दो, ये रॉयल्टी एंड कंसिडरेशन वाला पॉइंट है, इसमें भी काफी सारी कंडीशन है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, पहली बात, एक पेंटर आर्टिस्ट है, पेंटर मतलब आर्टिस्ट हुआ, इसने ये पेंटिंग बनाई, ये सारी अच्छी खासी पेंटिंग इसने बनाई थी रियल। अब मिस्टर आमिर खान को इसका कॉपीराइट भी था कि कोई यूज नहीं कर सकता। अब ये प्रोड्यूसर कब मूवी के डायरेक्टर, इनको ये पेंटिंग बहुत पसंद है, अपनी मूवी में यूज करनी, ऐसे ही थोड़ी ले सकता है। सो इस पेंटर ने कॉपीराइट दिए कि आप इस पेंटिंग के कॉपीराइट ले लो, अलाउड यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। इसलिए ये देखो, पेंटिंग जो बनाई थी उसकी कॉपीराइट खरीद ली और बाद में ये पेंटिंग मूवी में यूज करने अलाउ किया। ठीक है, सो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहाँ पे पेंटर को कंसिडरेशन देगा, और जो प्रोड्यूसर है जिसको कॉपीराइट सर्विस रिसीव हुई है वो ही जीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो ही जीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये प्लीज वर्ड समझो। सप्लायर कौन है? पेंटर है, आर्टिस्ट है, म्यूजिक कंपोजर है, कोई भी हो सकता है, फोटोग्राफर है, कोई भी हो सकता है। रिसिपिएंट कौन है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलो। एंड सर्विस कौन सी मिल रही है सर? कॉपीराइट, ओरिजिनल गाने का रिमिक्स, ओरिजिनल पेंटिंग यूज कर, कॉपीराइट 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 की सर्विस, तो ही रिवर्स चार्ज आ जाए। इसकी मैं केस स्टडी करवाता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, अब आपको केस समझेगा धीरे धीरे। ये देखो, पहली बात, कॉपीराइट का मतलब क्या? ट्रेडमार्क हो सकता है, ये ट्रेडमार्क्स होते हैं ना, वो अगर आपको यूज करना है, पेटेंट यूज करना है किसी का, ठीक है, किसी की डिजाइन यूज करनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसको कॉपीराइट कहा जाता है। अगर आपको ये यूज करनी है तो जिसका ओरिजिनल है उसको पैसे देने पड़ते हैं। ओके, ये कॉपीराइट्स होते हैं। अब मैं आपको केस स्टडी कराता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, अब आपका कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। ये एक प्रोड्यूसर मिस्टर साजिद, बराबर, इनको ये मूवी थी छिछोरे, इसके लिए गाना लिखवाया प्रीतम जी। प्रीतम जी म्यूजिक कंपोजर, ठीक है, टू कंपोज अ सॉन्ग फॉर द मूवी। अब मैं आपसे क्वेरी पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिए। प्रीतम ने गाना लिखा म्यूजिक, इसके लिए 10 लाख का कंसिडरेशन दिया। अब आप लोग मुझे बताइए,
क्या मिस्टर साजिद वाला जी इस 10 लाख पे रिवर्स चार्ज भरेंगे या मिस्टर प्रीतम फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करेंगे? क्या आंसर होगा? साजिद। फॉरवर्ड चार्ज। ओके, क्यों रिवर्स चार्ज क्यों नहीं? क्यों? प्रोड्यूसर तो है। एक ही जन कॉपीराइट थोड़ी ना है। वेरी गुड, साउंड बनाया है। परफेक्ट परफेक्ट। सी रिवर्स चार्ज तब लगता है अगर जो म्यूजिक कंपोजर सप्लायर है ही सप्लाई कॉपीराइट, मतलब ओरिजिनल गाने का रिमिक्स, ओरिजिनल फोटोग्राफ, ओरिजिनल पेंटिंग को यूज करना है तो कॉपीराइट्स होते हैं, तो इन रिलेशन टू ओरिजिनल वर्क टू द रिसीवर। ये थोड़ी कॉपीराइट है, ये थोड़ी कॉपीराइट है। इसमें तो कोई भी कॉपीराइट, इसमें इनफैक्ट इसमें तो एक नया गाना बना के दिया, साजिद जी ने उसको हायर किया था, उसके लिए उसने नया गाना बना के दिया। सो यहाँ आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होने वाला। यहाँ तो म्यूजिक कंपोजर को ही 10 लाख पे जीएसटी चार्ज करना होगा, कलेक्ट करना होगा एंड फॉरवर्ड चार्ज में पे करना होगा। सी कॉपीराइट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में ऐसा तो नहीं आने वाला ऑब्वियसली, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। सो ये जो भी 10 लाख भरेंगे म्यूजिक कंपोजर को ही जीएसटी कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को पे भी करना है। ये इस तरीके से होगा। ओके, सो प्लीज ध्यान रखो, सप्लाई सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट, ओरिजिनल वर्क का यूज करना है तो ही। ओके, परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट्स relating to original work to a music company, producer, director, तो ही रिवर्स चार्ज आता है, वरना रिवर्स चार्ज नहीं आता, वरना रिवर्स चार्ज नहीं आता। करेक्ट है? ठीक है। अब इसी के लाइन में एक और है, ये देखो, इसी डिक्टो है, डिक्टो वही पॉइंट है बट थोड़ा अलग कर दिया है। सुनो, ये भी देखो, सप्लाई ऑफ कॉपीराइट सर्विस बाय ऑथर टू अ पब्लिशर, ये आ है कॉपीराइट ही, बट ये कौन सा ऑथर जो बुक्स लिखते हैं ना, बाय ऑथर टू अ पब्लिशर, ये उसी का पार्ट था, बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे चेंज किया, मैं बताता हूँ। ये देखो, सपोज मैं एक ऑथर हूँ, मैंने बुक लिखी जीएसटी की, एग्जांपल लिखी नहीं है कोई, लेकिन मैंने पब्लिशिंग के लिए दी है टैक्समैन, मैं थोड़ी पब्लिश करूंगा। सो टैक्समैन एक पब्लिशर है, वो इस बुक को करे। सो मैंने बुक लिखी, मैं टैक्समैन को कॉपीराइट भेजूंगा कि टैक्समैन तू ये बुक को पब्लिश कर, तू तेरा लोगो लगा, खाली मुझे एज एन ऑथर दिखाना, बाकी सारा काम मेरा। आई एम अलाउइंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द कॉपीराइट ऑफ माय बुक। ये बुक मैंने लिखी से हाउ टू मीट जीएसटी ऑब्लिगेशन, जीएसटी मैनुअल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिख रहा है टैक्समैन का लोगो। ओके, अब मैंने जो ये कॉपीराइट दिए टैक्समैन को, अब इसके लिए टैक्समैन मुझे रॉयल्टी पे कर रहा है, से 50 लाख रुपए। ठीक है, टैक्समैन ने मुझे रॉयल्टी पे कर दी 50 लाख रुपए। अब मैं ऑथर हूँ, आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस, टैक्समैन को मैंने दी, टैक्समैन इज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। बराबर है, मैंने कौन सी सर्विस दी? कॉपीराइट्स बेचे, यूज और एंजॉयमेंट ऑफ बुक, इसके लिए टैक्समैन ने 50 लाख की रॉयल्टी पे की। बराबर है। अब ये जो भी 50 लाख रुपए दिए, इस पे रिसीव टैक्समैन ही जीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये वही है, पिछला पॉइंट क्या था? खाली म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट का। ये पॉइंट में क्या है? ऑथर को डाल दिए, अलग से डाल दिए। एक चेंज है यहाँ पे जो मैं सिखाऊंगा, रुक जाओ। फिर ये नेपोलियन हिल, किसी ने ये बुक पढ़ी हो तो प्लीज पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट टू सक्सेस, ये सारी बुक बनाए। इन्होंने कॉपीराइट्स बना के बेच दिए ऑफ दिस बुक, इन्होंने राइट्स दे दिए से किसी भी पब्लिशिंग सर्विसेज। ओके, नेपोलियन हिल ने ये पब्लिशिंग सर्विस दे दी, इसके लिए इस पब्लिशिंग कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी दी। ठीक है, 100 करोड़ की रॉयल्टी दी। क्वेश्चन आ रहा है, कौन इस 100 करोड़ पे जीएसटी भरेगा? क्या नेपोलियन हिल भरेगा कि ये रिसिपिएंट भरेगा? नेपोलियन हिल सप्लायर, उसने कॉपीराइट दिए पब्लिशिंग सर्विसेज को। कौन सी सर्विस दी? कॉपीराइट। तो पब्लिशिंग सर्विस जो भी रॉयल्टी पे करेगा, इस पे पब्लिशिंग सर्विस ही जीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ओके, अभी तक खत्म नहीं हुआ ये, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वो
सिर्फ ऑथर एंड पब्लिशर में ही ये ऑप्शन है, बाकी कहीं भी नहीं है। प्लीज सुनो क्या ऑप्शन है वो सुनो। सप्लायर ऑफ सर्विस से मैं हूँ ऑथर, मैंने ये सारी बुक्स लिख दी, ये सारी बुक्स पढ़ने जैसे इसलिए मैंने फोटो लगाया, सब बुक्स पढ़ो सब आप लोग। सप्लायर सर्विस बाय एन ऑथर by way of transfer of copyright, okay, permitting the use or enjoyment relating to original work, ये word important, to a publisher located in a taxable territory shall be covered under reverse charge. टैक्समैन जो मुझे रॉयल्टी देगा वो टैक्समैन ही जीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिवर्स जीएसटी भरेगा। लेकिन एक ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, सी एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, मतलब मैं चाहूं तो सप्लायर चाहे तो एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा एनेक्शर आई, अपने जीएसटी ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा दैट एज अ सप्लायर मैं ही जीएसटी चार्ज करूंगा, कलेक्ट करूंगा, पे करूंगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, यानी ये जो भी रॉयल्टी मिली इस रॉयल्टी पे मैं ही जीएसटी चार्ज कर सकता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ एंड पे कर सकता हूँ अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ऐसा ऑप्शन है तब जब मैं एक एनेक्शर आई फाइल करूं अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के साथ, तो ये ऑप्शन है। ओके, तो सुनो दो ऑप्शन ऑथर के पास। अगर मैं अपने कॉपीराइट बेचता हूँ, ऑप्शन 1 सबसे बेस्ट, मैं जीएसटी बीएसटी खुद नहीं करूंगा, जिसको मैंने कॉपीराइट्स बेचे हैं वही जीएसटी भरेगा रिवर्स, ये ऑप्शन 1। एंड ऑप्शन 2 क्या दी है कि मैं चाहूं तो मैं जीएसटी नंबर ले सकता हूँ, ऑथर ही जीएसटी चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा, पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज, उसको खाली एक एनेक्शर आई फाइल करना है अपने जीएसटी ऑफिसर के साथ, ठीक है। एंड हाँ, अगर वो ये स्कीम में आया तो 1 साल तक इसी स्कीम में रहेगा। अगर मैं ये स्कीम अडॉप्ट करता हूँ तो 1 साल तक इसी स्कीम में मुझे पड़े रहना, ऑप्शन नहीं, बाहर नहीं आ सकता, फिर मैं वो रिवर्स चार्ज में 1 साल तक नहीं रह सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2019 में चेंज हुआ था, पहले ऑप्शन नहीं था, तो ये एक एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 2। बट ये सिर्फ ऑथर के लिए है, ऑथर टू अ पब्लिशर बाकी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था ऑथर टू पब्लिशर, ये है वो एनेक्शर आई जो मैं बोल रहा था, ये देखो एनेक्शर आई दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय एन ऑथर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मैंने ऐसे ही खाली दिखा रहा हूँ आपको, ये एग्जाम में कुछ करना नहीं, इसका खाली आपको लिखना है एग्जाम में एनेक्शर आई, ठीक है। ये आप सिर्फ डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हो अपने ऑफिसर के साथ कि मैं जीएसटी भरूंगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, बस और कुछ नहीं, ओके। ये वही है एनेक्शर आई, क्लियर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, आपका फुल अटेंशन चाहिए होगा मुझे, क्योंकि ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, इसलिए सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल ऑथोरिटी। कौन सप्लायर है? गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट जीएसटी भरता है क्या? देखते हैं भरता है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, प्लीज समझो ये, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, ये लोग सप्लायर है, ये लोग भी तो सर्विस देते हैं ना। ये लोग कौन से सर्विस देते हैं हम लोगों को? हमें भी देते हैं बिजनेस एंटिटी को, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, डेथ सर्टिफिकेट, फैक्ट्री लाइसेंस ओपन करनी है, बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट करनी, बिल्डिंग परमिट देते हैं, फिर गार्डनिंग सर्विस, म्युनिसिपैलिटी सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, हाउसकीपिंग, की सारी सर्विस देते हैं। ओके, इसके लिए लोग छोटा मोटा कुछ म्युनिसिपल टैक्स रिकवर करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से 200-300 रुपए लेते हैं, ये रिकवर कंसिडरेशन, इसके लिए ये लोग कंसिडरेशन रिकवर करते हैं। अब बात आती है क्या वो लोग जीएसटी चार्ज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, पे करेंगे इस पे कि नहीं होता है, ये क्वेरी है। Whether GST shall be applicable on consideration received or not, तो देखते हैं, चलो समझ। सपोज स्टेट गवर्नमेंट, ओके, ये कौन सी सर्विस दे रहा है? मेडिकल सर्विस दे रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, फिर ये सब पर्सनल पर्पस के लिए दे रहे हैं हम लोगों को, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए दे रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए दे रहा है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए दे रहा है,
इसके लिए हम उनको कुछ पैसे पे करते हैं, 200, 500, 1000 रुपए कुछ कंसिडरेशन पे किया। अब इस पे क्या स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगी, कलेक्ट करेगी कि कैसे होता है, तो ये देखो प्लीज ध्यान से सुने। नोटिफिकेशन ठीक है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है कि अगर सप्लायर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, अगर ये लोग कोई भी सर्विस देते एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विस, वो मैं बताऊंगा कौन सी स्पेसिफाइड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये लोग कोई भी सर्विस देते अदर देन स्पेसिफाइड टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी फॉर पर्सनल पर्पस और अ नॉन बिजनेस पर्पस, यानी मुझे दे रहे, आप लोगों को सर्विस दे रहे, हम लोग सबको पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस मिल रही, नॉन बिजनेस के लिए मिल रही, तो जो भी कंसिडरेशन हम पे करेंगे उस पे जीएसटी माफ, उस पे जीएसटी माफ। सो अगर गवर्नमेंट बिजनेस नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो उस पे जीएसटी माफ है, जीएसटी नहीं आता, ठीक है। लेकिन एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विस, तो मैं बताऊंगा कौन सी होती है, ठीक है। सो इस पे ना ही स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करेगी, ना ही नॉन बिजनेस एंटिटी को जीएसटी भरना है, कुछ भी नहीं है, ओके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, लोकल अथॉरिटी। सपोज ये लोग सर्विस दे रहे किसी बिजनेस एंटिटी, फैक्ट्री को कुछ दे रहे, तो ये फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड, टर्नओवर 20 लाख से कम, जैसे लाइसेंसेस दिए, परमिट्स दिए कि आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, फैक्ट्री रन कर सकते हो, इसके लिए लोकल अथॉरिटी ने कंसिडरेशन रिकवर किया, लीगल, तो ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट मनी है, ठीक है। अब क्वेरी आती है कि परमिट पे ये जो सर्विस दी, इस पे जीएसटी कौन है, कौन जीएसटी भरेगा, तो देखो वही सेम नोटिफिकेशन एग्जम्पशन वाला है ना, उस पे लिखा है अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस, अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस टू अ बिजनेस एंटिटी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है एंड टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो वो भी एग्जम्प्ट है जीएसटी, वो भी एग्जम्प्ट है जीएसटी। तो वो एडवोकेट वाला था ना कहीं वैसा ही, कहीं ना कहीं ये वैसा ही, ओके। अब थर्ड पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सर्विस देती है टू स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी यूनिट। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी हमारे, स्टेट गवर्नमेंट है ना, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट, ये लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी वेरियस सर्विस देते, ओके। एंड सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस देते, वाइस वर्सा होता रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दिल्ली को देती है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को सर्विस देती है, ये इटरनल होता है ना, एक स्टेट दूसरे स्टेट को, सेंट्रल स्टेट को, स्टेट सेंट्रल को, ऐसा। अब यहाँ पे भी नोटिफिकेशन एग्जम्पशन वाला है कि अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट को सर्विस दे रहा है अदर देन स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड बताऊंगा, तो वो भी एग्जम्प्ट है जीएसटी, यानी गवर्नमेंट को यहाँ भी जीएसटी भरने की जरूरत नहीं। तो डिट्टो एडवोकेट वाला ही पॉइंट बन रहा है, ओके। लेकिन फाइनल पॉइंट सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी, ये लोग सर्विस दे रहा है किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो जीएसटी में रजिस्टर है, इसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, परमिट दिए, लाइसेंस दी, कुछ भी दिए, देखो इन्होंने कंसिडरेशन पे किया, वेदर जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल, तो ये देखो अब क्या है, जो रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट है, ये देखो अगर सप्लायर गवर्नमेंट है, ठीक है, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विस टू अ बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है एंड जिसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, तो ये कवर हो जाएगा किसमें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, यानी ये बिजनेस एंटिटी जो कंसिडरेशन पे करेगी उसको जीएसटी भरना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, यानी गवर्नमेंट तो भर ही नहीं रही, ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड था भी नहीं कि गवर्नमेंट भरेगा। सो ये जो भी एडवोकेट वाला हमने पॉइंट पढ़ा था ना, वही कॉपी पेस्ट हुआ एक्चुअली, देखो वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। सो दिस सर्विस आर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, समझ गए आप लोग। चलिए देखते क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने सर्विस दी किसी बिजनेस एंटिटी को, परमिट, बिजनेस लाइसेंस, कंसिडरेशन भी कवर किया, कौन जीएसटी भरेगा, अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट अगर सर्विस दे रहा है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विस,
टू अ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जो भी जीएसटी पे करेगा, इस पे बिजनेस एंटिटी जीएसटी भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, तो यही 4 पॉइंट हम रिपीट कर रहा हूं मैं। ये देखो, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गवर्नमेंट, अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस दे रहा है। रिसिपिएंट कौन है? मैं और आप, नॉन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो भी है, इसके लिए हमने 5000 पे किए। ये जो भी हमने पे किए, इस पे पूरे पे जीएसटी एग्जम्प्ट, कोई भी जीएसटी नहीं भरेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को जो अनरजिस्टर्ड है, जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम, अनरजिस्टर्ड है जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, इसके फीस दी 15,000 रुपए। अब ये जो भी फीस दी, ये एग्जम्प्ट है जीएसटी, ये भी एग्जम्प्ट है जीएसटी। ठीक है, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट, एक यूनियन टेरिटरी दूसरे यूनियन टेरिटरी को सर्विस दे रहे, जो भी फीस एक्सचेंज हुई वो भी एग्जम्प्ट है जीएसटी, इस पे भी नहीं आता। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को, इसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, तो ये बिजनेस एंटिटी जो भी फीस दे रही है, ये बिजनेस एंटिटी ही जीएसटी भरेगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये जीएसटी भरेगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इतना पॉइंट क्लियर है? तो मैं वो स्पेसिफाइड सर्विस पे आता हूँ। ठीक है, चलो जिम क्लियर है। अब मैं उस स्पेसिफाइड सर्विस पे आता हूँ, जो हमें ध्यान देना। देखो, कि अगर गवर्नमेंट स्पेसिफाइड सर्विस देती है ना, तो गवर्नमेंट ही जीएसटी चार्ज करेगी, कलेक्ट करेगी, पे करेगी, फॉर चाहे किसी को भी दो, नॉन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, किसी को भी दो, ये स्पेसिफाइड सर्विस पे गवर्नमेंट ही जीएसटी पे करे। कौन से ये कौन है सप्लायर? गवर्नमेंट। कौन सी सर्विस है? ये देखो, पोस्ट ऑफिस की सर्विस जो आप लोग करते हो ना, स्पीड पोस्ट करते हो, बराबर है? तो सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइडिंग सील सर्विस। सील सर्विस मतलब, सील एक खाली कोड है, सील मतलब क्या मैं बताता हूँ, डोंट वरी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, इस पे भी गवर्नमेंट ही जीएसटी चार्ज है, बाय एनी मोड, रेलवे हो या फिर एयरक्राफ्ट हो। एयर एशिया जैसे गवर्नमेंट का था, रेलवे गवर्नमेंट की है, तो इस सब पे गवर्नमेंट ही जीएसटी चार्ज करती है, कलेक्ट करती है, पे करती है। एंड तीसरा एक है सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्ट और एन एयर, जैसे रिपेयरिंग करके दिया, ठीक है, तो ब्रिज बना के दिया। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्ट और एन एयर, ठीक है, प्रोवाइडेड वेदर टू नॉन बिजनेस एंटिटी और टू अ बिजनेस एंटिटी जो अनरजिस्टर्ड है, या फिर टू अ बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर है, टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, सब पे ये गवर्नमेंट ही जीएसटी चार्ज करेगी, कलेक्ट करेगी एंड पे करेगी, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे। सिर्फ ये चार सर्विसेज, सिर्फ ये सारी सर्विसेज, समझे? कौन सी है ये? कौन से है ये 3 सर्विसेज पे आएगी। इसको याद रखने का एक तरीका है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। इंडियन पोस्ट, दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल्स, एंड तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। इन सब पे गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगी, कलेक्ट करेगी, पे करेगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब स्पेसिफाइड सर्विस को याद रखने का तरीका है पीएटी। पीएटी मतलब पट सर्विस, पी मतलब पोस्ट ऑफिस, अभी हमने पढ़ा। पोस्ट ऑफिस की कौन सी सर्विस? सील मतलब एस फॉर स्पीड पोस्ट, ई फॉर एक्सप्रेस पार्सल, ए फॉर एजेंसी जैसे लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी और वो सब होती है, वो भी पोस्ट ऑफिस देती है, एनएल लाइफ इंश्योरेंस। अगर पोस्ट ऑफिस ये 4 सर्विस दे रहा है, तो इस पर पोस्ट ऑफिस से जीएसटी चार्ज करेगी, कलेक्ट करेगी एंड पे करेगी। दूसरा है ए यानी क्या? सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल्स इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट, मतलब रिपेयरिंग करके दिया, कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करके दिया, वो इस पे भी गवर्नमेंट ही जीएसटी चार्ज करेगी, कलेक्ट करेगी, पे करेगी। एंड तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। आपका फर्स्ट क्लास का पास है किसी का तो चेक करो, आपने जीएसटी भरा रहता है उसको, सेकंड क्लास पे एग्जाम,
और फर्स्ट क्लास की टिकट हो या फर्स्ट क्लास का पास हो ना, तो चेक करो गवर्नमेंट ने आपको जीएसटी भी लगाया। तो अगर गवर्नमेंट ये सारी सर्विस दे रहा है किसी को भी, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी, किसी को भी, तो इस पे गवर्नमेंट ही जीएसटी चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा, पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये रूल है। सो ये था गवर्नमेंट सर्विसेज का पॉइंट। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए। इस चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं सोच रहा था काफी डाउट्स आएंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इसके बारे में क्या आ रहा है ये, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, इजी बट सिली मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस। कौन सी सर्विस है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ सर, 1 अक्टूबर 2009, तब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 20, जीएसटी ऑन रेंट कैब सर्विस। चलो ये समझते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज ध्यान देना। ये देखो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, रिलायंस, टाटा, ये लोग क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, क्लाइंट्स के लिए, ये लोग हायर करते हैं क्या, रेंट कैब सर्विस। ये क्या हायर करते हैं, रेंट कैब सर्विस। अब वो जो रेंट कैब दे रहा है ना, वो कोई भी इंडिविजुअल होते हैं, नॉर्मली मैं होता हूँ, आप होते हैं, या कोई पार्टनरशिप फर्म छोटी मोटी होती है, जो यहाँ दुकान पड़ी रहती है, एक एक दिन, दो दो दिन के लिए भाड़े पे देती है। ओला उबेर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि एक एक दो दो दिन के लिए आपको गाड़ी रेंट पे देते हैं ना, कहीं भी आप यूज कर सकते हो, उसकी बात कर रहा हूं। ओके, तो ये देखो, जैसे टाटा, रिलायंस ने अपने एम्प्लॉयज के लिए प्राइवेट टैक्सीज रखी है, वो लोग को घर तक ड्रॉप किया जाता है। Okay, this point is not discussing about taxi, auto rickshaw, etc. Also, it is not discussing about Ola Uber. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं, एचयूएफ होते हैं, ये लोग एक दो दिन, 7 दिन आपको महाबलेश्वर जाना है, घूमने जाना है, तो आपको भाड़े पे दिया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। 1 डे 2 डे या कुछ घंटों के लिए दिया जाता है, उसकी बात कर। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है, इस पे रेंट कैब पे कौन जीएसटी भरेगा, हु शैल पे जीएसटी। क्या जो रिसिपिएंट है, जो सप्लायर है, वो लोग जीएसटी भरेंगे, जो भाड़े पे दे रहे हैं वो लोग अंडर फॉरवर्ड चार्ज, या फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट जिसको गाड़ी रेंट पे मिली, जो रिसिपिएंट है, वो लोग जीएसटी भरेंगे अंडर रिवर्स चार्ज। कौन जीएसटी भरने वाला है, वो क्वेश्चन आ रहा है, कौन जीएसटी भरने वाला है, वो क्वेश्चन आ रहा है। हु शैल पे जीएसटी फॉर सच रेंट कैब सर्विस। तो देखते हैं, ये देखो ऑप्शन 1, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इसमें बोल रहा हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, प्लीज ध्यान दो। रजिस्टर्ड सप्लायर कलेक्ट एंड पे 12% जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। देखो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, सपोज मैं गाड़ी रेंट पे देता हूँ 2-3 दिन के लिए, मैं सप्लायर हूँ, मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो मैं जो गाड़ी आपको गाड़ी रेंट पे दूंगा 2 दिन 3 दिन के लिए, इस पे जो भी मैं रेंट कमाऊंगा, इस पे मैं ही 12% जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज पे लगाऊंगा, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। जैसे मैंने रेंट कैब सर्विस दी किसी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, आपको दी रिसिपिएंट को, तो मैं आपसे 12% जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, देखो पे भी कर दिया। ठीक है, दूसरा, मैंने रेंट कैब सर्विस दी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, अपने एम्प्लॉयज को, क्लाइंट को, वो लोग फैसिलिटी दे रहे, उनसे भी मैं 12% जीएसटी चार्ज करूंगा, कलेक्ट करूंगा एंड पे कर दूंगा। बेस्ट है ये तो बेस्ट है 12% वाली। क्या ऑप्शन 1, ठीक है, इस पे रिवर्स चार्ज आया नहीं, इस पे सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज ही है। ठीक है, अभी भी समझते हैं, ये देखो वही है, इंडिविजुअल, छोटे छोटे फर्म, एलएलपी, ये लोग रेंट कैब दे रहे, ये लोग जो भी सर्विस दे रहे, चाहे नॉन बिजनेस एंटिटी को कि बिजनेस एंटिटी, किसी को भी दे, ये लोग 12% जीएसटी चार्ज करेंगे, कलेक्ट करेंगे एंड पे करेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन ऑप्शन 2 के बारे में पढ़िए,
सॉरी ऑप्शन 2 के बारे में पढ़ो। ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 रजिस्टर्ड सप्लायर शैल ऑफर 5% ऑप्शनल स्कीम। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है प्लीज सुनो, अटल नॉनसेंस है, कोई लेगा नहीं बट है। मैं सप्लायर हूँ, गाड़ी भाड़े पे देता हूँ, मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं 12% नहीं 5% वाली स्कीम में हूँ। मतलब मैं 2.5 सीजीएसटी लूंगा, 2.5 एसजीएसटी चार्ज करूंगा। जैसे मैंने आपको सर्विस दी, मैं आपसे 5% जीएसटी कलेक्ट करूंगा एंड गवर्नमेंट को पे करूंगा। मैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस, उनसे भी मैं सिर्फ 5% कलेक्ट करके पे करूंगा। है नहीं, देखो क्या हुआ यहाँ पे। अगर मैं इस स्कीम में जाता हूँ, अगर मैं इस स्कीम में जाता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, वापस देखो क्या हो रहा है। ये देखो, अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ किसी भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट यानी इंडिविजुअल्स को, एचएफ को, तो मैं उनसे 5% जीएसटी कलेक्ट करूंगा एंड गवर्नमेंट को पे करूंगा। ठीक है, अगर मैं इस स्कीम में हूँ और मैंने किसी को टैक्सी भाड़े पे दिए 3-4 दिन के लिए टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, मैं जो भी रेंटल इनकम कमा रहा हूँ, इस रेंटल इनकम पे ये बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी भरेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ये नॉनसेंस है ऑप्शन 2, ये नॉनसेंस है ऑप्शन 2। समझे आप लोग? ये ऑप्शन 2 है। मतलब अगर मैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा हूँ तो वो बॉडी कॉर्पोरेट बेचारा जीएसटी भरेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 5% के बीच। बॉडी कॉर्पोरेट कितना परसेंट करेगी? 5%। हाँ 5% रिवर्स। ये तो सेम जो सर्विस टैक्स पे था वही है ना? हाँ सर सही है, उसी को रेप्लिकेट किया हाँ उसी को वापस लेकर आए। ये पहले नहीं था और अक्टूबर 19 से वापस लेकर आए। उसमें रेंट कैब और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को था ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को। हाँ वो तो पूरा अलग ही पॉइंट था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें तो वहां भी रिवर्स चार्ज था। फॉर्चुनेटली जीएसटी में वो अब तक नहीं आया। तो ऑप्शन 2 एक बार वापस देखो, अगर मैं रेंट कैब सर्विस दे रहा हूँ एंड मैं इस स्कीम में हूँ 5% वाली, तो अगर मैं नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा हूँ तो मैं ही उस पर जीएसटी चार्ज करूंगा, कलेक्ट करूंगा एंड गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। लेकिन अगर मैं सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा हूँ, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी भरेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी भरेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर 12% वाले में होता है ना तो रिवर्स चार्ज यही, सब में मैं ही फॉरवर्ड चार्ज करूँ। ये 5% में स्कीम है, ठीक है। और जो सर्विस दे रहा है ये 5%, वो आईटीसी भी नहीं ले सकता। जो गाड़ी खरीदेगा भाड़े पे मैं दूंगा, जो गाड़ी खरीदी उसका मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले पाऊँ क्योंकि मैं 5% वाली स्कीम। अगर मैं 12% वाली में होता तो मैंने जो भी गाड़ी खरीदी सबका मुझे आईटीसी मिल जाए, बट सिंस मैं 5% में हूँ मुझे उसका आईटीसी भी नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 है। लेकिन यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट है। ये एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो गया। क्या इंट्रोड्यूस हुआ वो सुनो, क्या इंट्रोड्यूस हुआ है वो सुनो। अनरजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाइंग रेंट कैब सर्विस। ये देखो, देखो अमेंडमेंट क्या है। सपोज मैं सप्लायर हूँ रेंट कैब का, अब मेरे पास तो जीएसटी नंबर ही नहीं, मैं बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं हूँ एंड मेरे पास जीएसटी नंबर, सिर्फ जीएसटी नंबर ही नहीं है तो 5% 12% ऑप्शन ही नहीं आता। अगर जीएसटी नंबर है तो मैं 5% भरूंगा या 12%, तो मैं अनरजिस्टर हूँ तो यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए, बराबर है। 5% जीएसटी 12% वो सब कब आता है? जब मेरे पास जीएसटी नंबर, यहाँ तो मैं अनरजिस्टर। अब मैंने सप्लाई की है रेंट कैपिटल नॉन बॉडी को, आपको दे दी 1-2 दिन के लिए, महाबलेश्वर जा रहा है लेके जाओ, ठीक है। सिंस आप भी अनरजिस्टर हो, मैं भी अनरजिस्टर हूँ, जीएसटी आएगा नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दी, लेकिन जीएसटी आएगा क्योंकि हम दोनों ही अनरजिस्टर। ओके, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं रेंट कैब सर्विस दे रहा हूँ किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, अपने एम्प्लॉयज के, अपने क्लाइंट्स के, तो मुझे जो भी रेंट मिल रहा है इससे भी बेचारी बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी भरेगी
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे फाइल। तो ये पॉइंट पहले नहीं था। पहले अगर मैं अनरजिस्टर्ड था और मैं बॉडी कॉर्पोरेट को देता था तो आरसीएम नहीं था, अब वो भी डायरेक्ट। तो चाहे मैं रजिस्टर हूँ चाहे मैं अनरजिस्टर हूँ, अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा हूँ, बेचारा बॉडी कॉर्पोरेट को तो 5% जीएसटी भरना ही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अमेंडमेंट है। पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था। तो अगर आप देखो यहाँ पे पॉइंट क्या हो, अगर मैं अनरजिस्टर्ड सप्लाई, ठीक है, अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, आप भी अनरजिस्टर्ड हो, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि हम दोनों ही अनरजिस्टर्ड। जीएसटी 5% कुछ भी नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट को मैं सर्विस दे रहा हूँ, अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा हूँ, तो बेचारी बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी भरेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इवन दो आई एम अनरजिस्टर्ड तो भी बेचारे को भरना पड़ेगा। ओके, सिंस सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, आईटीसी का क्वेश्चन आता ही नहीं। तो समरी अगर आप देखो तो प्लीज ध्यान दीजिए। अगर मैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा हूँ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ऑब्वियसली गुड्स के लिए नहीं, पहली बात मेरे पास जीएसटी नंबर है, जो सर्विस दे रहा है रजिस्टर्ड इन जीएसटी, एंड मैं वो 12% वाले स्कीम में हूँ, 6% सीबी 6% एसटी। तो चाहे मैं बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दूं या अदर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस, दोनों ही केस में मैं ही जीएसटी चार्ज करूंगा, कलेक्ट करूंगा, पे करूंगा फॉरवर्ड चेक। बराबर है? एक मिनट है, सॉरी ये हैंग हुआ है। हाँ चलो वापस बता देता हूँ, सॉरी। सी, अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं किसी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, और मैं वो 12% स्कीम में, तो चाहे मैं सर्विस किसी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दूं या चाहे मैं सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, दोनों ही केस में मैं 12% जीएसटी चार्ज करूंगा, कलेक्ट करूंगा, पे करूंगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अगर मैं 12%, इसमें तो बेस्ट है अगर ये स्कीम में हूं तो। लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ सप्लाई एंड मैंने वो 5% वाला स्कीम लिया है, 2.5 सीजी 2.5 एसजी फॉरवर्ड चार्ज, तो अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस पे मैं ही जीएसटी चार्ज करूंगा, कलेक्ट करूंगा, पे करूंगा फॉरवर्ड चार्ज में 5%। लेकिन अगर मैंने बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी तो बेचारा बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी भरेगा रिवर्स चार्ज में, मैं कुछ जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा, बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी भरेगा 5%। एंड सपोज सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मेरे पास नंबर ही नहीं, तो मैं ना 12% में उतर सकता हूँ ना 5% में आ सकता हूँ, एंड मैं सर्विस दे रहा हूँ अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो जीएसटी आएगा ही ना, मैं भरूंगा ना वो भरेगा। लेकिन अगर मैंने बॉडी कंपनी को सर्विस दी है, भले मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो भी कंपनी को इस पे 5% जीएसटी भरना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये समरी इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ भी नहीं, यही समरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लॉ कॉम्प्लिकेट कर दिया अननेसेसरी, सिंपल कर सकते। 3 मेथड देने की जरूरत नहीं थी, 2 मेथड में भी काम हो सकता था, बट ये दिया हुआ एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 अक्टूबर 19 से है और ये अनरजिस्टर्ड वाला तो अभी अमेंडमेंट है कुछ दिनों में। ठीक है, तो प्लीज ये चार्ट एक याद रखोगे तो सफिशिएंट हो जाता है। अब एक केस स्टडी मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये देखो, ये कौन है, ओला उबर है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ये लोग रेंट कैब सर्विस दे रहे इस रिसीप्ट, मुझे, आपको या कंपनी किसी को भी दे रहे, ठीक है, और ओला उबर 1 लाख रुपए रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। अब इस पे क्वेरी आती है, हु शैल पे जीएसटी ऑन मंथ, क्या ओला उबर फॉरवर्ड चार्ज पे भरेगा या रिसीप्ट भरेगा? तो प्लीज देखो, पहली कंडीशन, बॉडी कॉर्पोरेट जो सप्लायर है वो खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो रिवर्स चार्ज वाला कब आता है, जब सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन है। या सप्लायर जो सर्विस दे रहा है
जो रेंट सर्विस दे रहा है वो खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन ही नहीं आता। यहाँ पे रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन ही नहीं आता। ओला उबर कोई भी सर्विस दे, चाहे मुझे दे नॉन बिजनेस एंटिटी को, आपको दे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, या किसी कंपनी को दे, उन सब पे ओला उबर ही जीएसटी चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा, पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो कंडीशन कौन सी है वो देखो एक बार। 3 कंडीशन है जो ध्यान दें। कंडीशन पहला, जो भी सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, जो रेंट पे दे रहा है सर्विस वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा, जो सप्लायर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, उसने वो 12% वाली स्कीम में नहीं होना चाहिए। अगर 12% वाली स्कीम में तो वो जीएसटी चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा, पे करेगा। एंड थर्ड कंडीशन, जो सर्विस रिसीवेंट है जो रिवर्स चार्ज में भरेगा वो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, वो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन आता है, वरना नहीं है। कंफ्यूजिंग? ये जब मैं बना रहा था मैं 2-3 बार खुद कंफ्यूज हो गया, इतना मुझे कंफ्यूजन था। अगर किसी को क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर 1 मिनट वापस जाएगा वो साइड पे। नोट्स तो मैंने भिजवा दिए है सर, उसमें वो है स्लाइड, सो आप लिखना मत अभी। ओके ओके ठीक है, चलो अब आता है 9 सब सेक्शन 5। ये एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है, ये आधे आपके आंखें खोल देगा। कुछ लोग अभी इसको रेफरेंस में देखेंगे। देखो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, इसमें रिवर्स चार्ज नहीं। ये क्या है? जीएसटी टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब सर्विस कोई और दे रहा है, जीएसटी कोई और भर रहा है वैसा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटर कैब, उसका बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? ये रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मतलब कुछ माइंड में आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, कुछ माइंड में आया? एग्जांपल बताता हूँ, सुनो। सपोज अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एक स्टोरी सुनो। मुझे ओला उबर में ट्रैवल करना है, ठीक है। ओला उबर पे मैंने ऐप पे एक गाड़ी बुक कर दी। ओला उबर वाले ने इस ड्राइवर को मेरे घर पे भेजा, मैं इसकी टैक्सी में बैठा और ये मुझे डेस्टिनेशन पर लेके गया। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अब क्या होता है, ओला उबर इज अ सप्लाई, मैंने ऐप ओला उबर पे बुक किया, ठीक है। मैं हूँ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, मुझे उसने फैसिलिटी दी। पहले क्या होता था, ऐसा सच्ची नहीं हुआ था, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। ओला उबर है ना, 2 इनवॉइस लिया। इसका पहला इनवॉइस कन्वीनियंस फी के नाम, घर बैठे बैठे गाड़ी मिली तो उन्होंने कन्वीनियंस दिया ना आपको। फर्स्ट इनवॉइस कन्वीनियंस फी 1000 रुपए प्लस 18% चीज ओला उबर कलेक्ट करता था। तो मैं पूरा 1180 ओला उबर को देता था, जिसमें से 180 रुपीज जो जीएसटी था वो ओला उबर गवर्नमेंट को पे कर देता, एंड ओला उबर बैलेंस 1000 वो खुद रखती। ठीक है, दूसरा इनवॉइस ओला उबर ही रेज करता था एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस, ठीक है। ऐसा रेज होता था, से 4000 प्लस 5% जीएसटी। तो मैं ही ओला उबर को 4200 दे देता था, इसमें से 200 रुपए ओला उबर भर देता था, एंड जो भी 4000 बचते थे ना वो ड्राइवर को दे देते, क्योंकि उसने दिया एक्चुअली। तो ये ऐसा बिजनेस मॉडल था। बिजनेस मॉडल समझा? सो ओला उबर के अगर आप कन्वीनियंस फी जो सर इनकम देखो तो कन्वीनियंस फी, ट्रांसपोर्टेशन का मेजॉरिटी शेयर वो दे देता था किसको? ड्राइवर। ऐसे होता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे 2 जगह से जीएसटी मिलता है। 180 रुपीज मिलता था कन्वीनियंस फी से, एंड 200 रुपए मिलते थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। गवर्नमेंट खुश थी, पर ट्रिप उसको कुछ 380 रुपीज मिल रहा है। गवर्नमेंट तो बहुत खुश थी, 380 रुपीज का रेवेन्यू मिल रहा है, पर ट्रिप ऐसा कुछ रेवेन्यू आया। तो ओला उबर ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। अब क्या हो रहा है, कन्वीनियंस फी ऑफ 1000, कन्वीनियंस फी में मानता हूँ ओला उबर की ही इनकम, बराबर है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन फीस मैं ओला उबर को दे रहा हूँ वो तो यार वो ड्राइवर को दे देना। तो ध्यान से देखो, तो ओला खाली कलेक्ट कर रहा है एंड ड्राइवर को पे कर रहा है। ये टेक्निकली तो ओला का इनकम नहीं हुआ,
हमारे ट्रांसपोर्टेशन फीस एक्चुअली देखो तो ड्राइवर का इनकम, आप अग्री करते हो कि खाली कन्वीनियंस पे ओला का इनकम, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन फीस थी 4,000, ये तो ड्राइवर की इनकम। सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फीस ऑफ 4,000, हां ओला उबर शुड रेज द इनवॉइस। ओला उबर के माइंड में डाउट है कि यार ये 4,000 रुपए तो हम खाली कलेक्ट कर रहे हैं एंड ड्राइवर को दे रहे हैं, यार हम इस पे जीएसटी क्यों कलेक्ट करें, हम इस पे इनवॉइस क्यों रेज करें, ये उसको क्वेरी है। सो ओला इज जस्ट कलेक्टिंग एंड पेइंग टू द ड्राइवर, बराबर है। ट्रांसपोर्टेशन फीस इज द इनकम ऑफ द ड्राइवर, ये मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ। ओके, तो ओला उबर ने अपना मॉडल ही बदल दिया। ओला क्या करता था, 4,000 कलेक्ट करता था एंड ड्राइवर को 4,000 दे देता था, ऐसा ही करता था। सब बिजनेस मॉडल बदल गया। अब देखो क्या ओला उबर ने क्या किया, इन्होंने अपने इनवॉइस के टुकड़े कर दिए। ऐसे टुकड़े किए, क्या प्लानिंग की, लीगल प्लानिंग है, कोई चीटिंग नहीं है। क्या किया वो देखो, पहला इनवॉइस वैसे का वैसा ही, कन्वीनियंस फी 1,000 प्लस 18% जीएसटी, वो का वही रहा। जो कन्वीनियंस फी है ओला उबर का है वो तो सेम ही, तो मैंने जो 1.80 दिया उसमें से 180 रुपीज ओला उबर ने जीएसटी गवर्नमेंट को दी और 1,000 रुपए उसने खुद रखा। लेकिन जो दूसरा इनवॉइस था ट्रांसपोर्टेशन 4,000 था, वो उसने कर दिया ड्राइवर के नाम का। वापस बोलता हूँ, जो दूसरा इनवॉइस था ट्रांसपोर्टेशन, उस पे ओला उबर का नाम ही नहीं। ये दूसरा इनवॉइस इसने किसके नाम पे रेस कर दिया, ड्राइवर के नाम। अब ड्राइवर थोड़ी 20 लाख कमाता है, ड्राइवर थोड़ी जीएसटी नंबर में है, तो ये 4,000 रुपए पे जीएसटी आया ही। आप समझे, ओला उबर का बिजनेस मॉडल क्या होगा, दूसरा इनवॉइस ड्राइवर के नाम पे आया। सो ये 4,000 जो ड्राइवर के नाम का था उस पे जीएसटी आए। सो ये 4,000 रुपए किसके किटी में चला गया, ड्राइवर के। समझे, सो इस पे गवर्नमेंट को एक पैसा भी जीएसटी नहीं मिला। पहले मिलता था क्योंकि ओला उबर इनवॉइस रेस करता, बिकॉज बिजनेस मॉडल चेंज किया, बिकॉज इनवॉइस ड्राइवर के नाम पे आने लगा, इस 4,000 पे जीएसटी रेवेन्यू आया। तो पहला इनवॉइस कन्वीनियंस फी ओला उबर जीएसटी भर रहा है। ये देखो आपको इनवॉइस दिखाता हूँ, देखो ये एक्चुअली ऐसे ही होता है। आपको दिख रहा है, ओला का लोगो है, ओला का कंपनी का नाम है एएनआई टेक्नोलॉजीज, तो ओला ही जीएसटी 9% कन्वीनियंस फी पे लगा है। दिख रहा है 3 रुपीज कन्वीनियंस फी, सॉरी जीएसटी है। दिख रहा है आपको, ये पहला, ये एक्चुअली ओला का इनवॉइस, मेरा नहीं है, ओला का ही है। एंड दूसरा इनवॉइस अगर आप देखो तो वो रहता है ड्राइवर के नाम पे, एंड ड्राइवर अनरजिस्टर्ड रहता है, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं आना चाहिए। देखो ये दूसरा इनवॉइस, ओला का लोगो भी नहीं। किसका इनवॉइस है, मोहम्मद रईस, ड्राइवर के नाम का इनवॉइस, इनवॉइस आईडी। ठीक है, देखो जीएसटी दिखता है क्या, राइड फी 168। तो ओला में आप कभी भी ट्रैवल करो ना तो 2 इनवॉइस रहते हैं, हम कभी देखते नहीं। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाके देखो ना तो 2 इनवॉइस डाउन करो, एक नहीं होता है, कभी भी चेक करो, कभी 2 इनवॉइस है। पहला इनवॉइस कन्वीनियंस फी, अभी कुछ लोग अपना ऐप खोल के चेक कर रहे होंगे, आई बिलीव कि यार मैं भी चेक करता हूँ जीएसटी रहता है कि नहीं। इस तरीके से होता है, पहला इनवॉइस ओला का रहता है, दूसरा इनवॉइस ड्राइवर का है। तो गवर्नमेंट तो पैनिक हो गया कि यार ये क्या हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ओला उबर, ये तो हमें प्रॉब्लम हो गई। हम जीएसटी खाली 180 रुपीज कमा रहे हैं, वो भी कन्वीनियंस फी। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है पैसेंजर का, इस पे तो जीएसटी हमें पहले मिलता था 380 रुपीज, पहले तो हम ट्रांसपोर्टेशन पे भी जीएसटी कमाते हैं। बट अब सिंस इनवॉइस ड्राइवर रेस करेगा तो ये जो 200 रुपए का हम जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन पे कमाते थे वो तो मिलेगा ही। अब खाली 180 रुपीज का रेवेन्यू मिल रहा है, बाकी तो गया। तो गवर्नमेंट को तो, और ये तो एक एग्जांपल, ऐसे तो दुनिया में करोड़ों राइड्स होती है, तो गवर्नमेंट को तो जीएसटी का बहुत बड़ा घाटा हो जाए। आप समझे प्रॉब्लम कहाँ थी, आप समझे प्रॉब्लम कहाँ थी, तो ये प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट को जीएसटी का बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। समझे, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो ओला से हो रहा है उस पे गवर्नमेंट को 4 आना भी जीएसटी नहीं, गवर्नमेंट पैनिक हो गई। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंट्रोड्यूस कर दिया, जीएसटी टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये सेक्शन क्या कहता है वो,
ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो थ्रू दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर ये क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं समझाता हूँ। अब देखो गवर्नमेंट क्या करे, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 फॉर द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थ्रू ओला एंड उबेर, जो भी आप ओला उबेर का ऐप से गाड़ी बुक करते हो, इवन तो मानता हूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो ड्राइवर दे रहा है, बराबर है, ये ड्राइवर ही सर्विस दे रहा है, ड्राइवर की गाड़ी आती है लेके जाती है, इवन तो जो इनवॉइस हमने देखा वो भी ड्राइवर के नाम का होगा, मानता हूँ, लेकिन फिर भी इस इनवॉइस पे ये ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ओला उबेर shall be required to charge 5% GST, collect 5% GST and pay 5% GST to the government। ऐसे होगा, ये देखो, नहीं समझा, वापस बोलता हूँ कि इवन दो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ड्राइवर दे रहा है, इवन दो इनवॉइस भी ड्राइवर के नाम का है, लेकिन फिर भी ओला उबेर को ही उस यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही इस ट्रांसपोर्टेशन फीस में 5% जीएसटी चार्ज करना होगा, कलेक्ट करना होगा, एंड ये कलेक्ट भी किया एंड पे भी करना होगा गवर्नमेंट। ऑप्शन ही यानी ओला उबेर ने तो स्मार्ट थी, बट गवर्नमेंट दो कदम आगे नहीं, गवर्नमेंट दो कदम आगे नहीं गई। इसलिए अगर अभी आप इनवॉइस देखो तो कैसे होता है, ये देखो इनवॉइस देखो ड्राइवर के नाम का ही है, मोहम्मद रईस, राइड फी 167, लेकिन देखो 2.5% सीजीएसटी लगा है, 2.5% एसजीएसटी लगा है। ये ओला उबेर कलेक्ट करेगा ड्राइवर के बिहाफ पे एंड गवर्नमेंट को पे करेगा। समझे आप लोग, ये इस तरीके से होगा। तो सर्विस कौन दे रहा है, ड्राइवर, इनवॉइस किसके नाम का है, ड्राइवर, फिर भी जीएसटी कौन भर रहा है, ओला उबेर, इसलिए ये कहा जाता है जीएसटी बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, सो ओला उबेर ई कॉमर्स ऑपरेटर इवन दो इनवॉइस सेग्रीगेट कर दिए हैं 1000 प्लस 18% जीएसटी, कन्वीनियंस उसके नाम का इस 1180 में 180 रुपीज ओला उबेर जीएसटी चार्ज कर रही है, कलेक्ट कर रही है, पे कर रही है, बैलेंस 1000 उसका। एंड जो ड्राइवर का है सेकंड इनवॉइस, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फीस है, ये ड्राइवर के नाम का होगा। स्टिल इस ड्राइवर 4000 पे ओला उबेर एज पर 9 सबसेक्शन 5 5% जीएसटी कलेक्ट करेगी एंड गवर्नमेंट को पे करेगी 5%। ये 9 सबसेक्शन 5 कहता है कि इनवॉइस किसी और के नाम का, लेकिन जीएसटी की लायबिलिटी किसी और की। अगर नहीं भरा तो ड्राइवर को नहीं पकड़ेंगे लोग, ओला उबेर को पकड़ेंगे। ये देखो ऐसा लॉ। बिकॉज ऑफ दिस रूल गवर्नमेंट पहले भी 380 रुपीज पे जीएसटी कमाती थी, आज भी 380 रुपीज पे जीएसटी कमा रही है। तो आपको ये समझा क्यों आया। अगर 9 सबसेक्शन 5 नहीं होता तो जो भी ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस होती, इस पे जीएसटी आता ही, खाली कन्वीनियंस फीस पे आता, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पे जीएसटी आता है। समझा कि ऊपर से क्या सर के समझा सर। समझा, वेरी सर गुड। ये तो सेम मतलब नॉट ओनली तो ओला को, इसके लिए भी यही है ना, जो बाकी जो सप्लाई गुड्स जो अमेज़न वो लोग करते हैं उसमें भी नहीं नहीं नहीं, अमेज़न के लिए नहीं है, सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और एक तो है, वो मैं बताता हूँ किस पे है, उसी पे अमेज़न फ्लिपकार्ट किसी पे भी ये रूल नहीं। तो वो लोग तो मतलब वो लोग सिर्फ अपना वो लोग सिर्फ वो लोग सप्लायर से चार्ज करते हैं। नहीं सर, अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था सर, जो भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे गुड्स बेचता है उनको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। हाँ, तो वो लोग को तो बेचारे को जीएसटी चार्ज करना है, कलेक्ट करना है, पे करना है, ऑप्शन ही नहीं। ओके, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में ऑन बिहाफ ऑफ ड्राइवर रजिस्टर हो या ना हो, तो ऑपरेटर हैज टू पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ ड्राइवर। करेक्ट। एंड ड्राइवर मेजॉरिटी 99.99% अनरजिस्टर्ड है, कोई ड्राइवर भी नहीं कमाता। बरोबर। समझे, तो ये और एक जगह पे है, ये मैं बता देता हूँ।
दूसरा ये पॉइंट है कहाँ पे, अर्बन क्लैप। यही पॉइंट अर्बन क्लैप पे भी है कि अगर आप अर्बन क्लैप पे कोई ब्यूटिशियन को बुलाओ, मैकेनिक को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, तो पहला अर्बन क्लैप अपनी कन्वीनियंस पे, किसी के पास अर्बन क्लैप का इनवॉइस है क्या, तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप करो, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे होगा। आज नहीं, नेक्स्ट वीक दिखा सकता हूँ। अगर आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल करो तो अर्बन क्लैप का, उसके भी 2 इनवॉइस है। पहला इनवॉइस वो लोग कन्वीनियंस फी लेते हैं क्योंकि घर बैठे बैठे आपको मैकेनिक आ रहा है, उस पे तो अर्बन क्लैप पे जीएसटी चार्ज करता है, कलेक्ट करता है, पे करता है। एंड दूसरा ये ब्यूटिशियन का इनवॉइस है, दूसरा ये ब्यूटिशियन और ये मैकेनिक का इनवॉइस है, तो उन्हीं के नाम पे रहता है, उस पे जीएसटी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये लोग थोड़ी 20 लाख कमाते हैं, लेकिन फिर भी अर्बन क्लैप उस पे जीएसटी चार्ज करेगा, 5% कलेक्ट करेगा एंड पे करेगा। तो सर्विस दे रहा है मैकेनिक, जीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है, अर्बन क्लैप। वैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 9 सबसेक्शन 5, 3 पॉइंट है यहाँ पे। एक है ओला उबर वाला, दूसरा है अर्बन क्लैप एंड तीसरा है ये गो आईबीबो मेक माई ट्रिप। सिर्फ ये 3 में है 9 सबसेक्शन 5, बाकी कहीं भी नहीं। सिर्फ ये 3 में है 9 सबसेक्शन 5, बाकी कहीं भी नहीं है। कौन से मैंने बोले 3, वापस रिपीट करता हूँ। पहला है ओला उबर, दूसरा कौन सा है, ये अर्बन क्लैप एंड तीसरा कौन सा है सर, तीसरा गो आईबीबो मेक माई ट्रिप से जब बुक करते हो उस पे भी गो आईबीबो मेक माई ट्रिप पे जीएसटी चार्ज करता है, कलेक्ट करता है, पे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ। और भी कुछ पॉइंटर्स है जो नेक्स्ट टाइम रीड होंगे। एक तो है रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होता है, वो हम करेंगे। 9 सब इनवॉइस कैसे होता है वो हम करेंगे। 9 सबसेक्शन 4 करके एक चीज है, वो हम पूरा कवर करेंगे यहाँ। ठीक है, और भी 2-3 पॉइंट मैंने छोड़े हैं, जो एक बड़ा सा पॉइंट है वो मैं कवर करूंगा। प्रॉपर्टी का है, थोड़ा डिफिकल्ट है, हाफ एन आवर उसमें जाएगा। ये पीडीआर वाला एक पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, हाफ एन आवर से 1 आवर इसी में जाता है। सो ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अगर किसी को आज के लेक्चर में सो फार क्वेरी हो तो प्लीज पूछना। किसी को कोई भी डाउट है रिवर्स चार्ज में सो फार? 4 मार्क्स का आता है, बीच बीच में क्वेश्चन में आ जाएगा। सर अपना अभी कितना पोर्शन बाकी है टोटल? टीसीएस चैप्टर बाकी है सर, वो एक कंप्लीट करना है। फिर थोड़ा 1-2 और चैप्टर, कस्टम्स का पार्ट बाकी है सर। 4 लेक्चर होते हैं कस्टम्स के, तो मैं ट्राई करूंगा 3 लेक्चर में उसको कंप्लीट करने की, और 3 आवर्स का एक ऐसा ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट सैटरडे पक्का लेक्चर होगा, कुछ भी करके आपको अटेंड करना होगा। रियली सॉरी सबको। नेक्स्ट सैटरडे 10 to 12 एंड संडे 10 to 12, उसमें जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर कस्टम्स ही पेंडिंग है इसलिए। इनको तुम बात कर सकती हो एक्चुअली प्रॉपर्ली, ये सब कैसे अरेंज कर सकते हैं? नहीं, वो मैं बात कर लूंगा, मैं आज इनको मैडम को इन्फॉर्म भी कर दूंगा, क्योंकि मैं अब परमिशन ले सकता हूँ इंस्टीट्यूट से, तो बोले वो इश्यू नहीं सर। एक्चुअली हमारे और जो शाम के जो लेक्चर थे, आपको शाम का नहीं जमता है आपको? नहीं, क्योंकि अभी सब लॉकडाउन खुल गया है, तो आधा टाइम हम ऑडिट और उसमें बिजी है, सब जगह 31 दिसंबर ड्यू, इसलिए सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि अपने नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है ना, तो हाँ, पहले पोर्शन। यस सर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू सर।